आपके सामने ये जूम लाइब्रेरी का एक क्लिप है। जूम लाइब्रेरी आपकी बाकी जो फिजिकल लाइब्रेरीज होती है उसी का एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ एक नॉन डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई कवर कर सकते हो। एंड आपको एक ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है, प्लस में आपके सिटिंग आवर्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ शेड्यूल्स भी रन करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक जो भी हो रहा होता है, जो आपको सिलेबस वगैरह कवर करने में बहुत हेल्प करता है। सो यू गेट अ वेरी ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट टू इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एडमिन का यूज़र नेम होगा, आप कॉन्टैक्ट करके जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो। प्रणाम देवियों और सज्जनों, वी आर स्टार्टिंग विद दी अक्टूबर मंथ 2023 मैगजीन और द विजन IAS मंथली मैगजीन है। ये मैगजीन टोटल 4 पार्ट्स में होगी। राइट नाउ यू आर लुकिंग एट द फर्स्ट पार्ट। इन दिस फर्स्ट पार्ट वी विल कवर पॉलिटी एंड गवर्नेंस। एज सुन एज ऑल द 4 पार्ट्स आर कंप्लीटेड, मैं ये हाईलाइटेड PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और एक पिन्ड कमेंट है, वहाँ पर भी गिवन है। पिन्ड कमेंट में टाइम स्टैम्प भी आपको मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़। सिंपल सा अगर समझ में आ जाए कि अर्बन लोकल बॉडीज़ क्या होते हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हाउ वी आर गोइंग टू स्ट्रेंथन देम, उनकी क्षमता बढ़ानी होगी। तो रिसेंटली इंडिया में कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की थी। वर्कशॉप के अंदर देर आर डिफरेंट एक्टिविटीज़, देर आर गाइडलाइंस, देर आर सम इंस्ट्रक्शंस, देर आर सम डिस्कशन, देर आर डिबेट दैट हैपन। तो उन्होंने कहा था कि किस तरह से पूरे के पूरे इंडिया के अंदर हम लोग ये अर्बन लोकल जो बॉडीज़ होती है ना, उन सबकी क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना, कैपेसिटी को बेहतर करना होगा। तो उसके लिए दे वर्कड ऑन सर्टेन अप्रोचेस, कुछ मेथड्स के ऊपर काम करने के बारे में बात की थी। तो बिफोर नोइंग कि व्हाट इज़ दिस कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, एक बार ज़रा हल्का सा ये देख लेते हैं कि उन्होंने कुछ की इनिशिएटिव्स पे बात की थी। जैसे एक तो उन्होंने कहा कि एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान बनाएंगे। अब एनुअल बनाने का मतलब है कि वो ईयरली प्लान बनाने वाले हैं और उसके बाद उसका ईयरली रिव्यू भी करेंगे। तो 6 पायलट अर्बन लोकल बॉडीज़ अभी टेस्टिंग की जाएगी पहले एनुअल प्लान की। तो अहमदाबाद, भुवनेश्वर, मैसूर, राजकोट, नागपुर और पुणे, इन 6 शहरों में ये एनुअल प्लान को पहले एक साल तक टेस्ट करेंगे। फिर उन्होंने एक टूल किट के बारे में भी बात की थी। टूल किट में जनरली ना इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस होते हैं, जैसे कि जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ होंगे उनके लिए कुछ गाइडलाइंस होंगी कि आप इस काम को ऐसे कीजिए, ये आप ऐसे कीजिए। उसमें कुछ स्टडीज़ होते हैं, उनके रिजल्ट्स होते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं, है ना, कुछ मेथड्स। तो सब चीज़ों का एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे कि पहले तो सिंपल अर्बन लोकल बॉडीज़ वैसे तो आपको पता ही होगा, बट एक हल्का सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे और उनकी क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि वो किस किस तरीके पे कौन से एंगल पे काम करते हैं, है ना। एंड अभी तक इससे पहले भी कुछ स्टेप्स लिए जा चुके हैं। तो जब भी हम इस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। एंड देन द सिंपल वे फॉरवर्ड। मुझे लगता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन से पहले सिंपल हम लोग अर्बन लोकल बॉडीज़ को समझ लेते हैं। 1992 के अंदर 74th अमेंडमेंट हुआ था, तो उसमें एक 73rd अमेंडमेंट भी आया था। 73rd अमेंडमेंट जो था उसमें बात की गई थी विलेजेस लेवल के ऊपर, पंचायत लेवल की। 74th अमेंडमेंट में हम लोगों ने बात की थी 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट की, जिसमें हमने स्टेट में अर्बन एरियाज़ में नगर पंचायत एस्टेब्लिश किए थे, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। अब ये नाम आप लोगों ने अक्सर सुने होंगे। डिपेंडिंग अपॉन एरिया का साइज़ क्या है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर फीचर्स ऑफ द एरिया, हम लोग वहाँ पर ये अर्बन लोकल बॉडीज़ को सेटअप करते हैं। तो एक स्मॉलर अर्बन एरिया होगा, वहाँ पर होगा म्यूनसिपल काउंसिल। एक लार्जर अर्बन एरिया होगा, वहाँ पर हम बोलेंगे उसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ट्रांजिशनल एरिया का मतलब होता है कि पहले वो बहुत हद तक एक रूरल एरिया था और अब वो एक तरीके से डेवलप होकर धीरे धीरे अर्बन की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि जैसे कुछ बस्तियाँ होती हैं ना, तो बस्ती में बेसिकली नॉट पूरा का पूरा गाँव भी नहीं होता है वो, लेकिन पूरा शहर भी नहीं होता, तो वो एक बीच के फेज़ में रहता है, वो धीरे धीरे आगे डेवलप हो रहा होता है। तो ये जो अर्बन लोकल बॉडीज़ यहाँ पर होती है ना, इनका काम होता है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन वाले एरिया को गवर्न करना, उसको एडमिन करना। तो ये जो अर्बन वाला एक कॉन्सेप्ट आता है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7th शेड्यूल है ना, वहाँ पर वी हैव 3 लिस्ट, द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। तो ये जो टॉपिक है अर्बन लोकल बॉडीज़ का, ये हमारे स्टेट लिस्ट में आता है, राइट। तो सभी स्टेट के पास अपने अपने अर्बन लोकल बॉडीज़ को रेगुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जो भी फंक्शनिंग होगी इनकी, है ना, जो भी अथॉरिटी होती है, जैसे रेवेन्यू भी कलेक्ट करना होता है ना, इन बॉडीज़ का काम होता है, उसके लिए इनमें कुछ इलेक्शन वगैरह भी होते हैं।
तो सिंपल अगर आप देखो तो आपका जो टाउन होता है, आपके टाउन की पूरी प्लानिंग हो गई है ना, आपकी जो उसमें लैंड यूज़ कैसे हो रहा है आपकी सिटी के अंदर, उसके अलावा वहाँ पर सिटी में जो बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, सिटी में जो रोड्स बन रहे हैं, है ना, जो ब्रिजेस बन रहे होते हैं, अर्बन एरिया की जो पॉवर्टी है उसको एलिवेट करने का, ये सारे के सारे फंक्शंस हो जाते हैं। अभी यही जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती है ना, जब ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगी तो इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें इनको डेवलप करना पड़ता है, इनको कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे ये डिफरेंट डिफरेंट रीजनल एस्पिरेशंस पर काम कर रही हैं, है ना, ट्रांजिशनल एरिया में, स्मॉलर अर्बन एरिया में, और किस किस तरीके से। तो हमने एक चीज़ और देखी कि कंट्री के अंदर 2/3 जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही होती है ना, वो अर्बन सेंटर से आएगी। एंड अगर हम लोग देखें 2018 में वी हैड दिस पॉपुलेशन ऑफ 460 मिलियन के आसपास अर्बन एरिया में। यही चीज़ अगर हम देखेंगे 2050 तक, आने वाले कुछ समय के अंदर यही चीज़ इंक्रीज़ करके हमारी 876 मिलियन तक भी जाने वाली है। तो आप देख रहे हो ना कि टिल 2050 हम लोग ऑलमोस्ट इसको डबल करने वाले हैं। इस चीज़ के लिए हमारे पास आप लोगों ने पहले भी कुछ मिशन सुने होंगे ना, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन था, है ना, अमृत मिशन भी था, ये सब भी हम लोगों ने गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे। तो अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कुछ पढ़ना होता है ना, तो ये माइंड मैप्स भी अवेलेबल हैं, मैंने ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जैसे अर्बन लोकल बॉडीज़ में कुछ रिफॉर्म्स भी आए थे, उसको लेकर माइंड मैप है। देन अर्बन लोकल बॉडीज़ का प्रॉपर एक डिटेल में माइंड मैप है ना, 2022 का जो अमेंडमेंट किया गया था। अर्बन प्लानिंग कैसे होती है इंडिया में, क्योंकि ये टॉपिक आपको GS2 में और थोड़ा बहुत GS3 में रेलेवेंस रखता है। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की जा सकती है, तो आप चाहो तो ये माइंड मैप से भी पढ़ सकते हो। जैसे स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, अमृत मिशन, वो माइंड मैप में भी गिवन होता है। तो अभी जो कमीशन जिसने हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर के साथ मिलकर जो वर्कशॉप की थी, वो कौन सा कमीशन है, तो ये इसकी शुरुआत 2021 में ही हुई थी, द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। सिंपल जो सामने लिखा है उसी को समझ लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा, एंड जो हमारा मिशन कर्मयोगी आया था ना, ये उसी के तहत एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई थी। इनके पास पावर होती है, इनकी अपनी खुद की एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब इनको किसी से परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी अपना पैसा खर्च करने के लिए। फिर इंडिया के अंदर हमारे जो भी ये अगर ये कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो देश में जहाँ पर भी क्षमता बढ़ाने की बात की जाएगी, इस पर्टिकुलर कमीशन से डील किया जाएगा। दे हैव अ चेयरपर्सन एंड 2 मेंबर्स, एक सेक्रेटरी होते हैं जो उसको हेड करते हैं। तो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना, है ना, एनुअल HR रिपोर्ट बनाना, सिविल सर्विस में पूरे डिपार्टमेंट को चेक करके ऑडिटिंग करना ह्यूमन रिसोर्सेज की, ये सारे फंक्शन आते हैं हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के। इंडिया ने कुछ पहले भी इनिशिएटिव लिए थे अर्बन लोकल बॉडीज़ को मजबूत करने के लिए। तो जैसे हमारा 11th 5 ईयर प्लान के तहत हम लोगों ने ना कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम निकाली थी फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज़ तरीके से। वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी एक प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया गया था, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में कवर किया भी हुआ है। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, म्यूनसिपल बॉन्ड्स भी क्रिएट किए जाते थे, ये टॉपिक भी हम लोगों ने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, विजन की मैगजीन में ही आया था। सो दीज आर द स्टेप्स दैट दे हैव ऑलरेडी टेकन। पर अभी कुछ चैलेंजेस तो आ रहे होंगे ना, तभी हम लोगों ने इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की। हमने सोचा कि कमीशन भी बना देते हैं, एंड देन एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी। लोगों में ना स्किल्स की कमी होती है। इफ़ यू अंडरस्टूड द फंक्शंस ना, ये अर्बन लोकल बॉडीज़ कहाँ कैसे काम कर रही होती हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं ना, और बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं, लैंड यूज़ प्लानिंग पे काम कर रहे होते हैं। यू नो कि यहाँ पर स्किल्स की कमी देखने को मिली है। और तो जितने भी लोग इसमें एंगेज होते हैं सारे अर्बन अफेयर्स में, म्यूनसिपल सर्विसेज में, उनमें ये स्किल्स की कमी देखने को मिलती है, खासकर कि जहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग करनी होती है, अर्बन प्लानिंग, उन सब में। ट्रेनिंग करिकुला, अब ट्रेनिंग का पूरा जो करिकुलम होता है वो कौन डिफाइन करेगा? इनके सीनियर्स डिफाइन करते हैं ना। एक पर्टिकुलर कमीशन को या तो बैठा दो, वो बता देगा कि ऐसे लेआउट आप प्रिपेयर कर सकते हो। हम लोगों ने इस चीज़ में बहुत सारी डेफिशिएंसी देखने को मिली थी, क्योंकि हमने ऊपर देखा ना स्किल की कमी आ गई थी। स्किल को आप कैसे कर सकते हो? ट्रेनिंग करिकुला से ही इंप्रूव कर सकते हो। तो ये प्रोग्राम सेंट्रिक और इवेंट बेस्ड होते हैं। इससे क्या होता है ना कि फर्दर स्पेसिफिक स्किल्स में डेवलपमेंट हो नहीं पाती, लोगों में जागरूकता नहीं है ना, पार्टिसिपेशन की प्रॉब्लम रहती हैं। तो सिटीजन्स जो शहर के, देश के नागरिक होते हैं, इन अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए ये जो फीडबैक लूप होता है ना, कि भाई आप कोई चीज़ एग्जीक्यूट करो, उसका फीडबैक लो, फिर उसके हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई करो, ये डेवलप नहीं हो पा रहा। फिर जो 73rd और 74th अमेंडमेंट आए थे, जिसमें हम लोगों ने 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात की थी, है ना, 1992 के अंदर, उसमें उन्होंने डेवोल्यूशन की बात की थी। डेवोल्यूशन का मतलब होता है कि पावर को थोड़ा सा नीचे वाले लोगों को भी दिया जाए, कि वो भी अपने हिसाब से ऑटोनमस होकर के काम करें। वो पार्शल तरीके से हुआ, है ना, जैसे कि फाइनेंशियल अथॉरिटी ढंग से दी नहीं गई है लोकल अथॉरिटीज़ को, उसमें बहुत सारे रुकावटें होती हैं, है ना। तो फिर एक और चीज़ पहले देख लेते हैं कि अब हम प्रॉब्लम तो हमने देख ली, चैलेंजेस हमने देख लिए, तो वे फॉरवर्ड क्या होगा? बेसिकली इन्हीं सब चैलेंजेस को पलट के देख दो। अगर आपको एग्ज़ाम में जैसे मेंस के आंसर राइटिंग करते हो आप, एंड इफ़ यू डोंट गेट टू नो कि यार
इस टॉपिक में कितने नोट्स बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, तो आप सिर्फ चैलेंजेस नोट डाउन कर लो, कुछ टॉपिक्स का वे फॉरवर्ड के लिखने की प्रैक्टिस कर लो। सबके वे फॉरवर्ड के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। चैलेंजेस को अगर आप अपसाइड डाउन कर दोगे ना तो वही आपका वे फॉरवर्ड हो सकता है। जैसे उन्होंने ट्रेनिंग की बात की थी, है ना, तो ट्रेनिंग में हम लोग प्राइवेट को, अकेडमी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। स्किल्स की बात की थी तो प्रोफेशनलिज्म पे काम कर सकते हैं, स्पेसिफिक ट्रेनिंग दे सकते हैं। कुछ प्रोफेशनल्स को जैसे लेटरल हायरिंग होती है ना, लेटरल हायरिंग में क्या होता है, जैसे कि आप गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम देते हो, मान लो 21 की एज से 31 की एज तक का एग्ज़ाम होता है, तो ये लोग स्टार्टिंग से ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल बेसिक से, फ्रेशर से। कुछ स्टेप्स के ऊपर ना गवर्नमेंट को सीनियर लेवल के ऊपर भी रिक्रूटमेंट करना होता है, लेटरल हायरिंग वहाँ पर भी अलाउ हो सकती है। लोगों को जागरूकता की कमी थी चैलेंजेस में, तो लोगों को जागरूक कर सकते हैं पार्टिसिपेशन करा के। हमने देखा कि पार्शियल डिवोल्यूशन होता है, तो और वो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ में प्रॉब्लम थी, तो फिजिकल लेवल पे के ऊपर डिसेंट्रलाइजेशन पे और काम कर सकते हैं। जहाँ पर खर्चा करना हो तो उनको अच्छी ऑटोनॉमी दे दी जाए, है ना, फंड वगैरह प्रोवाइड कर देना। तो ये जो कॉन्सेप्ट होगा पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का ना, ये बड़ा नेसेसरी एस्पेक्ट बन जाएगा ताकि लोकल गवर्नेंस यहाँ पर जो वो बहुत इफेक्टिवली फंक्शन करे। देन ब्रिंगिंग सिनर्जी का मतलब हो गया कि एक तरीके से एनर्जी को सिंक कर देना। अब एनर्जी को सिंक करने के लिए भी सॉ दिस थिंग ना, पीपल आर नॉट अवेयर, पार्टिसिपेशन नहीं है, डिवोल्यूशन नहीं है, ट्रेनिंग करिकुलम नहीं है, स्किल्स कमी है। जब ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएगी ना, देन ऑल दैट दे वर्क इन सिलोज, मतलब अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं, दूसरों के प्रति उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। दिस थिंग विल बी रिजॉल्व वेरी इजीली इफ़ जो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स है लोकल बॉडीज़ वगैरह के, वो मिल के काम करना शुरू कर दें। तो स्किल्स टू बी इम्पॉर्टेड टू दी अर्बन प्लानर्स। अभी जो मैंने आपको डिफरेंट माइंड मैप्स दिखाए थे ना 4-5, वो अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसमें आपको और ये चीज़ें समझ में आएगी कि अर्बन प्लानर्स के पास भी बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए, है ना। रिसर्च के मामले में 2 एस्पेक्ट होते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी। प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रेटजिक प्लानिंग, कंसेंसस बिल्डिंग। कंसेंसस मतलब हो गया कि सब आपस में सहमत हैं, भाई एक पर्सन ने एक प्लानिंग कर दी तो टीम के बाकी लोग उससे सहमत हैं। सर्वे करना, मैप करना, क्रिटिकल थिंकिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट। अब ये सब कीवर्ड्स हैं, है ना, ये सब आपने सुने होंगे, तो ये आप खुद भी बिल्डअप कर सकते हो। पॉलिसी को डेवलप करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन में आप देख लो, हर जगह मिलती है। GIS जो हमारा वो होता है ना, जैसे जियो टैग के टाइप में काम करता है, रिमोट सेंसिंग, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता है। डॉक्यूमेंटेशन करना, कोई भी काम किया उसको हर चीज़ की कागजी कार्रवाई ज़रूर हो। कोई पैसा आपने किसी से लिया उसकी रिसीट होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लोग काम करने आ रहे हो उनकी अटेंडेंस वगैरह रिकॉर्ड होनी चाहिए। विजुअल प्रेजेंटेशन, है ना, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप ब्रिज बना रहे हो, उसका प्रॉपर विजुअल प्रेजेंटेशन दिखाना चाहिए पहले। मल्टी डिसिप्लिनरी अवेयरनेस, रेगुलेटरी, लीगल कम्युनिकेशन, पर्सुएशन। टेक्निकल स्किल्स हैं कुछ मैनेजरियल स्किल्स हैं, यू कैन डिफ्रेंशिएट देम। तो ये इन्होंने ऐसे किया हुआ है एक्चुअली, ये वाले जो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो हैं ये हमारी मैनेजरियल स्किल्स हैं, और ये वाली जो हैं ये हमारी टेक्निकल स्किल्स हैं। इन्होंने शेड से डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, ठीक है। ये भी कैटेगरीज भी हैं, आप अपने हिसाब से आंसर राइटिंग में थोड़ा सा डिज़ाइन इसका चेंज भी कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। इस टॉपिक का रेलेवेंस अगर आपको देखना है तो इफ़ यू लुक एट कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, और ये 2021 में आया था, तो बहुत पुरानी बॉडी भी नहीं है। देन इफ़ यू टॉक अबाउट कि कैपेसिटी बिल्डिंग है मेंस में आंसर राइटिंग के लिए बड़ा काम आता है, तो यू कैन यूज़ दिस टॉपिक इन योर GS 2 ऑल्सो एंड GS 3 ऑल्सो मेंस के लिए। दिस पार्ट इज़ फॉर द प्रीलिम सेक्शन। UPSC के हैंडी बुकलेट में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा। मैं आपको एक बार सबका सैंपल दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स है जो आपको प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, स्टैटिक कंटेंट भी और डायनेमिक भी है। 400 से ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, 200 से ज़्यादा निमोनिक्स हैं ताकि आप फैक्ट्स को याद रख सको, कोड्स वगैरह हैं, आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट है, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर है, टॉपर्स का कुछ डेटा है, 7 शेड्यूल है। प्लस में इसके साथ में आपको 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन, रिवीजन पाइपलाइन, कुछ हॉट टॉपिक्स के लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एंड देन यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। इफ़ यू टॉक अबाउट द माइंड मैप्स ना, तो आपको 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स मिलेंगे जो आपको प्रीलिम्स एंड मेंस में, प्लस में स्टैटिक एंड करंट अफेयर दोनों तरह के टॉपिक्स में आपके लिए यूज़फुल होंगे। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई है, उसके अलावा जैसे गिग वर्कर्स का टॉपिक आपको रिसेंटली मेंस के एग्जाम में भी देखने को मिला था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक की रिपोर्ट वगैरह के बारे में, GNCTD का जो बिल था इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया था रिसेंटली, हेल्थ के डेटा को लेकर तो हर बार क्वेश्चन आता ही है, इंडिया की आर्कटिक एंटार्कटिक पॉलिसीज़ को। तो ये जो माइंड मैप्स है इनके सोर्सेज जनरली जो आपका हिंदू न्यूज़पेपर है, आपका इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर
न्यूज़पेपर है जहाँ से मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं। प्लस में सनसेट टीवी के ऊपर जो बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं। सनसेट टीवी वही है जो पहले राज्यसभा टेलीविजन हुआ करता था, उसको बाद में अपडेट कर दिया गया क्योंकि उसमें लोकसभा टीवी को भी मर्ज कर दिया गया। एंड कुछ मेजर जो करंट अफेयर की मैगजीन में आप देखोगे वो लोग भी इन्हीं टॉपिक्स को हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और संसद से ही कवर करते हैं, तो ये टॉपिक आपको वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। सो दीज आर ऑल दी मेजर थिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे रेगुलेशन ऑफ एनजीओज़ को लेकर के क्वेश्चन था रिसेंटली, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ को लेकर, विमेन इन आर्म्ड फोर्सेस को लेकर, फिर विमेन इन जुडिशरी, विमेन इन एग्रीकल्चर को लेकर, विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी था। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिसेंटली एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिले थे। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, सीबीआई वर्सेस स्टेट्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर, फिर डिजिटल इंडिया को लेकर। दीज वर द क्वेश्चन जो आपको रिसेंटली देखने को मिले थे एग्जाम में। अब अगर हम बात करते हैं कि और क्या कुछ होगा इस माइंड मैप्स के अंदर, तो बहुत सारे डेटा में कुछ और एक्स्ट्रा आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के अगर क्वेश्चन बनता है, एंड देन वी हैव एंशिएंट पोर्ट्स को लेकर स्टैटिक का कंटेंट है, एनिमल हस्बेंड्री का है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को लेकर भी है माइंड मैप, उसमें क्या इश्यूज़ होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, फिर क्या आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। तो किसी भी टॉपिक में आपको जो कंटेंट पढ़ना होगा आप उसी कंटेंट को पढ़ सकते हो। तो माइंड मैप्स इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल है। बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्रपाल हो गया, बुद्धिज़्म को लेकर भी हैं, ये टॉपिक्स आते रहते हैं, तो इनके भी माइंड मैप से जो आपको ईजिली चीज़ों को याद करने में मदद कर सकते हैं। कार्नेटिक वॉर्स को लेकर है, उसके बाद जो हमारा कोड आया था लेबर वगैरह कोड्स के, तो उनके सबके जो डिविजन्स थे, डायरेक्ट टैक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, फोक म्यूज़िक, फिशरी सेक्टर, फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे, उन सब के नाम, कौन से ईयर में आए थे, क्या कुछ उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किए थे, गांधार स्कूल, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखेंगे। कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखी होंगी। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, देन इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशनशिप को देख लो आप, इंडिया भूटान देख लो, एंड देन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, ऐसे बहुत सारे हैं, 900 प्लस है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जैनिज़्म को लेकर, मैरिज को लेकर, और रिसेंटली नेशनल पार्क्स में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में क्या कुछ होता है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन्स क्या होते हैं, मनरेगा के अंदर क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, उसमें मनरेगा का भी पार्ट है, सीड इंडस्ट्री, सी लेवल राइज होना, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, स्किल डेवलपमेंट, सोइल हेल्थ स्कीम को लेकर के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया। इतने सारे टॉपिक्स हैं कि जो सब कुछ आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, WTO को लेकर के और उसकी क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। हर बार WTO से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रीलिम्स में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट फाइनेंसेस, रूल्स ऑफ ऑरिजिन का था, FDI पॉलिसी, राष्ट्रीय कृषि योजना, PM किसान सम्मान निधि वगैरह। सो ऑल द कंटेंट विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू UPSC सिलेबस जो प्रीलिम्स और मेंस में मिलेगा, स्टैटिक भी है, एंड देन डायनामिक कंटेंट इज़ ऑल्सो देयर। तो यू नो कि आपको टॉपिक में से कौन सी चीज़ पढ़नी, कौन सी इग्नोर करनी, वो वाला पार्ट माइंड मैप से बहुत ईजी हो जाता है। लाइक गगनयान के व्हीकल के बारे में जानना हो, रशियन कनेक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो माइंड मैप से वो चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाता है। फिशरी सेक्टर में उसमें इशूज़ क्या चल रहे हैं, वेरियस इंटरवेंशन क्या है, रिसेंटली ड्राफ्ट क्या आया था, इस तरीके से ये जो माइंड मैप्स हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, चीज़ों को आसान कर देते हैं। अब मैं आपको निमोनिक्स दिखाता हूँ। तो निमोनिक्स आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी के तो बहुत ज़्यादा हैं, 8 शेड्यूल, क्विक नोट्स, आर्टिकल्स वगैरह को लेकर, इंडियन स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोर्सेज क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स कौन से डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है किस स्टेट में, थर्मल पावर प्लांट्स कौन से स्टेट्स में, इनको आपको दिखा देता हूँ और भी आगे जाके। फिर बहुत सारे रैंडम भी है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जैनिज्म के, दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, डिफरेंट कंट्रीज़ कौन सी कैस्पियन सी के पास, 7 हिल्स ऑफ रोम, 7 फील्ड्स ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन, मलक्का स्ट्रेट, एड्रियाटिक सी की कंट्रीज़ वगैरह को लेकर। तो देर आर मोर देन 200 निमोनिक्स जो आपको बहुत सारा फैक्चुअल डेटा याद करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चीज़ों को, अब देखो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, किसी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ वैसे ही याद हो जाती हैं, देन दे डोंट नीड टू गो थ्रू देम, बट किसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इन डेटा को यूज़ कर सकता है एंड अपनी नीड्स के हिसाब से। इट्स नॉट नेसेसरी आपको सब चीज़ें याद करनी, जैसे शेड्यूल्स ही याद करने हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM के, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आपको सिटीजनशिप को लेकर के कैसे एक्वायर करना होता है, तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड ब्रांड करके, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हिसाब से। 92nd अमेंडमेंट में 8 शेड्यूल में 4 लैंग्वेजेस यूज़ की हुई थी, तो उसमें BDMS आप यूज़ कर सकते हो, BDS डिग्री को यूज़ कर सकते हो। कुछ में तो एक चीज़ के दो आपको निमोनिक्स मिलेंगे, ताकि आपको जो याद करने में आसानी आप वो यूज़ कर सकते हो। तो कंट्री वाइज थे ये बहुत सारे देखोगे। तो रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स हैं, ओडिशा के अंदर हैं, तो उसका शॉर्टकट है जलापेट इज़ ए मैकेनिक इन ओडिशा, बलीम हु लिव्स इन चिली, महा एंड हीरा स्पीक्स ओडिसी लैंग्वेज, तो महानदी और हीराकुंड डैम हो गया। तो रिवर के ऊपर कौन सा डैम है उसके हिसाब से भी देर आर मोर देन 200 जो आपको एग्जाम में बहुत यूज़फुल रहेंगे। आंसर राइटिंग करते रहें, बहुत सारे जेन्युइन जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आप एक 5 pronged अप्रोच यूज़ करोगे, तो आप यू कैन मेंशन यूनिलेटरल, बायलेटरल, सब रीजनल, इस तरीके से। देन
देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक आप 5F मेंशन करना चाहते हो कहीं पर, तो फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल एंड फाइन केमिकल्स। उसी तरीके से आप और भी चीज़ें देखोगे, 4D करना हो, डिस्कस, डिबेट, डिसाइड, डिसरप्शन, फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम अप, जैसे नीति आयोग में ये चीज़ यूज़ करते हैं। 3S में स्किल, स्केल, स्पीड, ऐसे मोर देन 400 हैं जो डिफरेंट आप GS 1, 2, 3, 4 अपने ऑप्शनल में, एसेज में आप इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि साफ नीयत, सही विकास और लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच, टेररिज्म एंड टॉक्स के नॉट गो टुगेदर, डबल एज स्वॉर्ड, और 3Ps में जो सूटेबल प्रोडक्ट, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कमिटेड पीपल, ये एथिक्स में यूज़ हो सकता है। 5Is में इरिगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, इंटेंसिफिकेशन और विशफुल थिंकिंग, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी। 3F मतलब फंड, फंक्शन, ये सब करंट अफेयर में भी बहुत कवर होते हैं, तो वहाँ से सब कलेक्ट किए हुए डिफरेंट टॉपर्स के आंसर की कॉपीज़ में से, एंड देन यू कैन यूज़ देम इन योर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की अपनी खुद की चेकलिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। आप इसको जस्ट गेट प्रिंटेड और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद को टिक कर सकते हो कि ठीक है, यू हैव डन दिस पार्ट, यू हैव डन दिस पार्ट, आपकी हैंड राइटिंग एलिजिबल थी, आपके फैक्ट्स वगैरह थे। इवन आप अपनी ये शीट को प्रिंट करके अपने फ्रेंड को दे सकते हो आपस में, एंड देन योर फ्रेंड कैन आंसर इट टू यू कि ठीक है, ये वाली चीज़ तुमने ठीक की थी, और एक दूसरे के आप चेक कर सकते हो। उसी तरीके से क्वेश्चन है बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ उसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो GS 1, 2, 3, 4 को ऐसे अराउंड 400 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं के थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं ये, और इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको वर्बली डिस्कस कर सकते हो, और एग्जैक्टली सेम थीम, सेम क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन के कीवर्ड्स भी होते हैं यहाँ पर यूज़। देन वी हैव दिस डेली प्रोग्रेस ट्रैकर। डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बड़ी गजब की चीज़ है। ये जिन लोगों को अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करने में दिक्कत होती है ना, प्रायोरिटाइज करने में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जब आप डाउनलोड करोगे ना, उसमें आपको पूरा हाउ टू का वीडियो होगा, उसमें आपको एक्जैक्टली दिखाया होगा मैंने कि आपको यहाँ टास्क में क्या एंटर करना। ये मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया था, तो आई थिंक इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको डिग्रेडेड दिख रही होगी। इसमें होता क्या है ना, यहाँ पर अपना आप टास्क मेंशन करते हो, उस टास्क में आपको क्या करना है वो आप यहाँ मेंशन करते हो, उसका एक टारगेट रखते हो, उसमें आप खुद को मार्क्स देते हो, तो आपकी परसेंटेज आपको डेली पता चलती है, आपको 5 दिन का अपना एवरेज पता चलता है, एंड आपका एक ग्राफ प्रिपेयर होता रहता है यहाँ पर, जैसे कि ये रहा आपके सामने। अब आपने पॉलिटी का कोई काम करना था, आपको चैप्टर 5 करना है 2 घंटे में, टोटल आपको 10 मार्क्स थे, आपने खुद को पूरा कर लिया तो 10 मार्क्स दे दिए। तो आपकी फर्स्ट डे के आपने सारे काम कैसे कैसे किए, कोई काम आपने कम किया तो आपने खुद को 7.5 दिए, कोई काम आपने किया ही नहीं तो आपने 0 छोड़ दिया, तो अकॉर्डिंगली आपकी डेली परसेंटेज आपको पता चलती रहेगी। फिर आपको अपने 5 दिन की एवरेज मिल जाएगी कि आपका 5 दिन का 71% था। इस तरीके से अगर आप डेली का देखोगे, 5 दिन का आपका 85% से अगर ऊपर जाएगा ना, तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। तो ऐसा ही आपको ग्राफ मिलता रहेगा। अच्छा ठीक है, डे 1 मेरा ठीक था, डे 2 में मैं नीचे आ गया, देन डे 4 में थोड़ा मैंने इंप्रूव किया, डे 5 में मैंने बहुत इंप्रूव किया। ये ट्रैक करने में बहुत हेल्प करता है। जब आप डाउनलोड करोगे ना ये, तो आपको इसकी एक्सेल फाइल भी मिलेगी, और आपको इसमें हाउ टू की वीडियो मिलेगी 5-7 मिनट्स की। उसमें मैंने एक्जैक्टली बता रखा है कहाँ पे क्या टाइप करके आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। सेम से पैटर्न के ऊपर अपना एक रिपीटेशन का पाइपलाइन भी होता है। आप उसमें चीज़ें सोने से पहले आपको क्या करना है, सोते हैं से बाद में आपको क्या रिपीट करना है, ताकि आप भूलो ना। देयर आर मैनी थिंग्स जो आपको एक दिन करनी होती है, दूसरे दिन करनी होती है, सुबह शाम। तो ये भी मैंने एक्जैक्टली हाउ टू वीडियो दिखा रखी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा। यहाँ पे एक सैम्पल सा दिखा रखा है कि ऐसा कुछ आपको मिलेगा, फिर हाउ टू वीडियो से आप इसको एडिट करके अपना टॉपिक सेटअप कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, बहुत जगह यूज़ करने होते हैं। GS 2 में तो पूरा का पूरा ही यूज़ करना होता है आपको, तो इनको याद करने के लिए आसान से एक फ्री में एक PDF है साथ में, आप बहुत इजीली इसमें सर्च कर सकते हो, एंड यू कैन सिंपली यूज़ दैम। सेम तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन भी 1800 से नाना फडणवीस की डेथ से लेकर के, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं इवन प्रीलिम्स में, मेंस में याद करने के लिए, फैक्चुअल डेटा मेंशन करने के लिए। प्रीवियस ईयर के मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो दोनों तरीके से हैं। ये टाइप वाइज हैं, लाइक पहले हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के, एंशिएंट के अलग से, और सेम ही आपको आगे मिल जाएंगे। ये 1999 से हैं, तो ये पूरा का पूरा पेपर वाइज है, तो दोनों टाइप के आपको मिल जाएंगे। फिर वो आपकी चॉइस है, आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। देन वी हैव कोट्स वगैरह। अब जो कोट्स है ना, उनमें एक चीज़, 2 चीज़ देखेंगे। एक तो टाइप वाइज हैं, लाइक एजुकेशन के सारे कोट्स हैं, ठीक है, और फिर है ऑथर वाइज, बेसिकली जो लीडर्स वगैरह थे उनके नाम के, लाइक गांधी जी के सारी कोट्स यहाँ पर हैं, अंबेडकर जी की हैं, एरिस्टोटल वगैरह की हैं। इसमें मैंने डिफरेंट क्या किया है, आई हैव ट्राइड टू पुट इन ब्रिंग इन द स्मॉलेस्ट कोट्स। जैसे कि अगर आप ऑफ्रा विनफ्री की देखोगे तो टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम, ये बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो। इवन GS 1, 2, 3, 4 ऐसे में ऑप्शन में कहीं यूज़ कर सकते हो। मैंने कोशिश ये की कि सबसे छोटी वाली जो कोट्स हो सकती है ना, मैक्सिमम पॉसिबल, उनको पुटअप करने, क्योंकि उनको याद करना ईजी होता है। लंबे लंबे कोट्स को ना याद करने में बहुत दिक्कत होती है।
देन टॉपर्स का कुछ डेटा है जो आपको बहुत अच्छे से आप इनको ट्रैक कर सकते हो कि यार किस टॉपर के कितने मार्क्स वगैरह कहाँ कहाँ आ रहे थे, तो आपको एग्जैक्टली परफॉर्म कहाँ करना है। तो 2014 से 2021 तक के टॉपर्स का कुछ डेटा है, यू कैन चेक देम कि यार किस टॉपर की परफॉर्मेंस कितनी ऊपर थी, तो किस सब्जेक्ट में मुझे कौन से टॉपर का कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, वो सब आपको मिल जाते हैं। बट आपको थोड़ा डेटा चाहिए होता है। एंड अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में कितने लोगों ने कितना परफॉर्म किया, कितने सिलेक्शन रेट चल रहा है, उसके अलावा कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग हैं जिनके सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं, किस तरह के एग्ज़ाम में कितना एंट्रेंस आ रहा होता है, कौन से ऑप्शनल में सक्सेस रेट कितना चल रहा है। तो ये सब डेटा यहाँ पर है, आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, अपनी चीज़ों को प्लान करने के लिए। तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। और भी ऐसी 4-5 और फाइल्स हैं, अभी सैम्पल है थोड़ा, तो मैंने कम चीज़ें आपको दिखाई हैं, और भी बहुत कुछ आपको साथ में मिलता है। अब बात करते हैं कंटेंट को डाउनलोड करने की, कुछ डिस्काउंट की, कुछ अपडेट्स की और कुछ वैलिडिटी की। तो जो आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सामने जो पेज है ये खुल जाएगा। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले जो रेड में है ये तो ओवरऑल है, यानी कि जो भी मैंने आपको कंटेंट दिखाया था प्लस में जो एडिशनल फ्री कंटेंट था वो भी आपको साथ मिलेगा। तो ये रेड वाले में ये पूरा का पूरा पैकेज एक साथ है। बट किसी को अगर पूरा पैकेज ना लेना हो, किसी को कुछ सेपरेट चीज़ें लेनी हो, जैसे सिर्फ निमोनिक्स या सिर्फ माइंड मैप या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स टाइप करके, तो वो अलग अलग जो लिंक्स हैं यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो अपडेट्स हैं वो सिर्फ ऑल इन वन यूपीएससी हैंडी बुकलेट पर ही मिलेंगे, और अपडेट्स की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। यानी कि अगर आप आज परचेज करते हो तो आज की डेट से अगले 3 मंथ्स तक अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, वैसे जो कंटेंट है वो मोस्टली आपको अपडेटेड ही मिलेगा, बट जस्ट इन केस अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, इफ़ द क्रिएटर हैज़, बेसिकली दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिएटर, तो वो आपको आपके ईमेल पर ही मिल जाएगा। जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना, तो ये आपको आपके ईमेल पर ही डिलीवर होगा सारा कंटेंट। और आप चाहो तो ये जो कोड है यूपीएससी 50 का, ये यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ आपको यूपीएससी हैंडी बुकलेट पर अवेलेबल होगा, तो आपका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% तक रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप चाहो तो दूसरी चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हो। जब आप परचेज़ कर लोगे तो आपको अपने ईमेल पर जाना है, वहाँ आपको सर्च करना है इंस्टामोजो सर्च करते ही आपको 2 ईमेल्स मिलेंगे। एक पे आपका पीडीएफ का बिल होगा और दूसरे में आपकी ये जो इंडेक्स पीडीएफ होगी जिसमें आपका ये कंटेंट होगा। तो अगर जस्ट इन केस आपको वो सर्च करने में इशू हो रहा हो तो अपने ईमेल में आप इजीली सर्च करना इंस्टामोजो या फिर यूपीएससी हैंडी बुकलेट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप एडमिन को कांटेक्ट करके भी अपने इस इशू के बारे में डिस्कस कर सकते हो। जस्ट इन केस अगर आपको ईमेल ना मिल रहा हो तो कोई भी जो कम्युनिकेशन होगा अपडेट वगैरह का भी, वो भी सब ईमेल के थ्रू ही होगा। जब आप प्रोडक्ट को परचेज़ करते हो तो विद इन 7 डेज़ आप उस प्रोडक्ट को अपने डिवाइस में डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हो, तो वो आप हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। तो आप कर लीजिएगा, द मोमेंट आप परचेज़ करो उसको अपने डिवाइस में सेव कर लेना, अपना खुद का एक बैकअप क्रिएट कर लेना। सारी फाइल डाउनलोडेबल है, आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम उन फाइल्स को अपने पास रख सकते हो। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्विकली परचेज़ करो, अदरवाइज़ ये डिस्काउंट जो कूपन है ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है। 1.2 क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। एक रिपोर्ट आई थी, एनालिसिस ऑफ सिटिंग एमपीज़ फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ इंडिया 2023। इसको रिलीज़ किया था एडीआर ने और नेशनल इलेक्शन वॉच ने। तो एडीआर 1999 में बनाया गया था आईआईएम अहमदाबाद के कुछ प्रोफेसर्स के द्वारा। अब इन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज़ की थी नेशनल इलेक्शन वॉच के साथ। उन्होंने कहा कि कुछ एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, वो 40% हैं। कुछ सिटिंग एमपीज़ हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, वो 25% हैं। स्टेट्स की बात करें तो वी हैव लक्षद्वीप, मतलब केरला, बिहार एंड महाराष्ट्र। तो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पर वो एमपीज़ हैं जिनके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस पाए जाएंगे। तो दीज 3 पॉइंट्स दे आर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस, यू नीड टू रिमेंबर देम, क्योंकि ये आपको एग्जाम में यूज़ करना होता है। दिस टॉपिक हैज़ रिलेवेंस विद रिस्पेक्ट टू योर GS2। बाकी अगर आप यू आर वर्किंग, यू हैव दिस ऑप्शनल ऑफ PSIR और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं यूज़ किया जा सकता है। सिंपल सी बात है कि देखो, लेट मी शो यू समथिंग फर्स्ट बिफोर दिस। हाँ, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने के लिए ना हमारे पास बहुत सारे कमीशंस बैठाए गए थे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वाल NN वोहरा कमेटी। तो जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हो ना, यू मेंशन अबाउट दिस कमेटी अ लॉट। उन्होंने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में बात की थी। इसके अलावा नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2001 में आया था, और सेकंड ARC की रिपोर्ट, वी ऑल कोट दिस थिंग ना कि एज़ पर सेकंड ARC ये करना चाहिए, उनके रिकमेंडेशंस। तो वो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बैठाया गया था 2008 में। ठीक है, इन सब ने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत सारा फोकस किया था। ऑलराइट, कारण क्या होता है ना, अब एक पॉलिटिशियन है, अगर उसका कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, ठीक है, और बहुत हद तक वो
दोषी करार जाने वाला है, तो जाहिर सी बात है ना कि कुछ ना कुछ नेक्सस चल रहा था उसका, किसी क्रिमिनल गैंग के साथ हो सकता है ना, पुलिस के साथ भी हो सकता है। अब ये जो भी क्रिमिनल लोग होते हैं ना, क्रिमिनल वाले, इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, इनके पास 2 चीज़ें होती हैं, वन इज़ द मसल पावर एंड द मनी पावर। कोई भी व्यक्ति कोई क्राइम करेगा, उसके पास पैसा होगा इस तरह का, और उसके पास कोई ना कोई या फिर मसल पावर होगी। इन 2 कारणों से जनरली वो शुरुआत करता है, ठीक है। अब पॉइंट ये होता है ना, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है पॉलिटिक्स के अंदर वोट गेन करने के लिए। सेकेंड ARC की एक 4th रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने बात की थी एथिक्स इन द गवर्नेंस। वहाँ पर उन्होंने बताया था पार्टिसिपेशन ऑफ क्रिमिनल्स इन द इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में। कारण उन्होंने कुछ ये दिया था, अभी सेकेंड ARC का डेटा था। उन्होंने कहा कि इनकी मिली भगत होती है, इनके पास मसल पावर होती है ना। एज़ पर ADR की रिपोर्ट ने कहा था चांस ऑफ विनिंग इज़ ट्वाइस इन लोगों के लिए कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स, क्योंकि आपके पास पैसा होगा तो आपके पास प्रचार करना, कैंपेनिंग करना भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। फिर बहुत सालों तक इनके, लॉन्ग टर्म तक इनके केसेस चल रहे होते हैं, तो जब तक केस चलता है तब तक उनके पास और टाइम होता है अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने का, है ना। कभी कभी जो बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो पॉलिटिशियंस को बोलते हैं कि हम आपको पैसा दे देंगे, और पॉलिटिशियंस से वो एक अपना टिकट ले लेते हैं इलेक्शन के लिए। ये भी एक चीज़ होती है। तो और पॉलिटिशियन, क्रिमिनल्स का ये भी होता है ना, अपने एरिया का वोट बैंक भी वो होल्ड करके रखते हैं। तो पॉलिटिशियंस बोलते हैं इनको कि भाई मैं तेरे को इतना पैसा, ये पोजीशन दे दूंगा, तो मुझे अपने एरिया की वोट्स दिलवा दे। वी ऑल हैव सीन दिस हैपनिंग इन डिफरेंट वेब सीरीज़ एज वेल। तो ये सब चीज़ें चलती हैं, करप्शन बहुत सारा होता है। अब इन सब का ना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। Though we have covered this topic earlier also, and this topic was recently asked in your mains exam also in last I think 2021 के एग्ज़ाम में आया था, ये 22 में, पर बेसिकली पिछले 5 सालों में टॉपिक आपसे पूछा भी गया है और ये आगे भी पूछा जाएगा। अब जब भी क्रिमिनलाइजेशन होता है, जब हमारी राजनीति के अंदर ऐसे अपराधी लोग आ जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा देश के ऊपर, है ना। सिंपल सी बात है कि लोगों का विश्वास चला जाता है, भरोसा, कि मैंने जिस व्यक्ति को चुना वो तो आया नहीं, और कोई गुनहगार आ गया है, इसके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, मल्टीपल केसेस चलते हैं, बैक टू बैक केसेस चल रहे होते हैं। कभी कभी केसेस फेक भी होते हैं, बट कभी कभी ओरिजिनल केसेस भी होते हैं। तो इस चीज़ से ना बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है देश की जनता के ऊपर। 2022 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया था, इसको रिलीज़ करता है हमारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये डेटा बहुत बार यूज़ किया जाता है। इंडिया को उन्होंने बताया कि इंडिया इज़ 85th आउट ऑफ 180। तो ये रैंकिंग काफ़ी नीचे थी, मतलब करप्शन के मामले में हम लोग 85th नंबर पे थे, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी क्रिमिनलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब ऐसे लोग जो इस तरह की पार्टी के कंट्रोल रखेंगे, जिनके पास मसल पावर, मनी पावर होगी, तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है ना, जो डेटा था, अब इनर पार्टी डेमोक्रेसी अपने आप में एक फुल डिटेल्ड टॉपिक है। व्हाट वी हैव सीन कि जब पार्टी के अंदर क्रिमिनलाइजेशन होता है तो पार्टी अपनी इनर पार्टी डेमोक्रेसी को भी मेंटेन नहीं कर पाती है ना। बहुत सारी हमारी एजेंसीज़ होती हैं जो इस तरह के केसेस को हैंडल कर रही होती हैं। एजेंसीज़ में भी करप्शन देखने को मिल जाता है इस कारण से, क्योंकि जब सीनियर लीडर्स बार बार करप्ट होते हैं तो कभी कभी ऐसा देखा गया कि ब्यूरोक्रेट्स को मजबूर कर देते हैं, उनको कभी कभी ब्लैकमेल किया जाता है, तो उनको भी ना चाहते हुए भी करप्ट होना पड़ता है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था CBI इज़ अ केज्ड पैरट एंड इट्स मास्टर्स वॉइस। तो बेसिकली ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट, उन्होंने कहा था कि CBI ना एक पिंजरे में बंद तोते की तरह है और सिर्फ अपने मालिक की आवाज़ पर ही काम करता है। अब CBI को हैंडल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया था। अब होता क्या था ना कि एक सुप्रीम कोर्ट की एमिकस क्यूरी रिपोर्ट आई थी 2022 की। उन्होंने कहा था कि जो देश के ये नागरिक है ना, जो हमारे MPs वगैरह होते हैं, है ना, ये सब जो सिटिंग MPs एंड ऑल है, तो ये हमारे देश के कानून बनाते हैं पार्लियामेंट के अंदर एंड जो असेंबलीज होती है वहाँ पर। उन्होंने कहा था कि 5000 केसेस तो सिर्फ इन लोगों के ऊपर चल रहे हैं अभी तक, और वो पेंडिंग है, उनमें थोड़ा और भी समय लग सकता है। तो दिस ऑल्सो शोज़ अस कि जब केसेस लंबे समय तक चल रहे होते हैं तो हमारा कन्विक्शन रेट भी कम हो जाता है। अफेक्ट्स द कंडक्टिंग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब एक बार जब इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं बार बार, और फिर इनका रिपीटेशन बढ़ता रहता है, हर बार इलेक्शन के आसपास ऐसी चीज़ें नोटिस में आने लगती हैं, इससे ना इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था ना इलेक्शंस का, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करने का, वो कहीं ना कहीं इरोड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक रिपोर्ट आई थी सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज़ की, उन्होंने बताया था कि हर 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था ना, आप सब लोगों ने ऑब्जर्व किया भी होगा, उसमें अराउंड $8 बिलियन के आसपास स्पेंड किया गया था। नाउ 1 बिलियन इज़ इक्वल टू 100 करोड़, और $1 की कीमत क्या चल रही है अभी, 80 मान लेते हैं, चलो 82 चल रहा है, 80 मान लेते हैं। अब रिज़ल्ट निकालो, 8 बिलियन का कितना बनता है,
ठीक है, इट्स प्रोबेबली मोर देन 1500 करोड़, 1600 करोड़ के आसपास आता है ये, कुछ इतने रुपए यूज़ हो जाते हैं। तो उस चीज़ में जब इतना पैसा इस्तेमाल हो रहा होता है ना, तो चांसेस जो होते हैं करप्शन के, चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने के, वो बहुत देखने को मिलते हैं। और ये डेटा बहुत पब्लिकली अवेलेबल भी है। अब इस चीज़ को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का, उसमें हम लोगों ने कुछ कंडीशन रखी थी, ठीक है, कि भाई ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी तभी आप एक कैंडिडेट बन पाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी ऐसे कैंडिडेट को 2 साल किसी भी केस के अंदर अगर अकॉर्डिंगली 2 साल तक की अगर सज़ा हो जाती है ना, तो वो अगले 6 साल तक, मतलब जब उसको रिलीज़ करेंगे तो बेसिकली मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल वो 23 नवंबर 2023 को उसको सज़ा होती है, ठीक है, जिस दिन उसका कन्विक्शन होता है उसकी सज़ा स्टार्ट होती है। तो 2 साल 3 साल उसको सज़ा रहेगी, उसके रिलीज हो जाने के बाद इन जेल रिमेन्स डिस्क्वालीफाइड फॉर 6 years अपॉन देयर रिलीज, 6 साल तक वो डिस्क्वालीफाई रहेगा। तो ये प्रॉब्लम होती है। ये उन्होंने कंडीशन लगाई थी उस कैंडिडेट के लिए, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम हो और वो सोचे समझे और वैसी गलत चीज़ों में ना जाए। अब आर्टिकल 102 जो है हमारे संविधान का, उसने कहा था कि किसी भी MP वगैरह को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एज़ पर द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, और यही चीज़ हमारे स्टेट लेवल पर एग्जिस्ट करती है आर्टिकल 191 के क्लॉज 1 में। तो स्टेप्स लिए गए हैं सरकार के द्वारा, हम यही चेक करना चाह रहे हैं। 2002 के अंदर ADR का केस चल रहा था हमारा गवर्नमेंट के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो देश के नागरिक हैं ना, उनके पास अधिकार है, ठीक है, एज़ पर द हमारा फंडामेंटल राइट होता है ना, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, कि भाई उनके जो कैंडिडेट्स वगैरह हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए। ये 2002 में कहा गया था। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा था कि एक सेक्शन को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। तो इस सेक्शन से प्रॉब्लम ये थी कि अलाउड द कैंडिडेट टू फर्निश इन्फॉर्मेशन ओनली अंडर दिस एक्ट, 2004 का था। इसके ऊपर भी ना बाद में मल्टीपल केसेस भी चले थे, और इस चीज़ का इम्पैक्ट जो फ्यूचर में इलेक्शंस होती है इसके बाद 2004 के बाद, उन पर बहुत सवाल उठाए गए थे। बट व्हाट डू यू नीड टू रिमेंबर, एक तो ये ध्यान रखना कि एग्जाम में ना ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट पूछी जाती हैं आपकी, डायरेक्टली एग्जामिनर आपसे बोल देता है कि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट बताओ। तो ये तो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है लिखना कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एज अ राइट फ्लोइंग फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि भाई व्यक्ति के पास अधिकार होता है जानने का कि कौन उसका कैंडिडेट होने वाला है। एक ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट था, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2013 का आया था। ये आपको ना सेक्शन वगैरह याद ना रहे तो भी कोई बात नहीं है, आप एटलीस्ट केस का नाम याद रखना, ईयर याद रखना। तो होता यह था ना कि कभी कभी ना किसी व्यक्ति को कन्विक्ट कर दिया जाता था, MPs, MLAs, MLCs, ठीक है, तो वो अपनी पोजीशन पर मेंटेन रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी कन्विक्शन में अपील की होती है कोर्ट के अंदर। तो अब हुआ ये था ना कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इस पर्टिकुलर सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था। उन्होंने कहा था कि ये तो गलत है, ठीक है, क्योंकि जब तक उनका ट्रायल वगैरह चल रहा था ना, अगर वो व्यक्ति अपना अपील कर लेगा कोर्ट के अंदर, भाई 23 नवंबर को कोई केस हुआ उनका 2023 के अंदर, ठीक है, और उसने फर्दर अपील कर लिया, तो विदिन 3 months उसने अपील कर लिया कि भाई मेरा केस चल रहा है, तो उसको अपनी पोजीशन पर मेंटेन रहने की पावर मिल जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये तो गैर संवैधानिक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो बैठ करके तो बहुत सारी चीज़ें चेंज भी कर सकता है, एविडेंस को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है ना, सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। फिर 2018 का पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन का केस आया था, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड अब डिक्लेयर करेंगी अपने वेबसाइट पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर। राम बाबू सिंह ठाकुर केस आया था 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हमारे 2018 वाली जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो किया जाए, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ उनसे कंप्लाई नहीं कर रही थी। सो व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज़, ईजी टू रिमेंबर 2002, 2013 और 2018 वाले सारे याद कर भी नहीं पाओगे। तो ये जो केस था ना बहुत इंपॉर्टेंट था, लिली थॉमस वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि अब करें क्या। क्रिमिनलाइजेशन तो है, रिपोर्ट तो हम लोगों ने देख ली है ना, इतना डेटा हम लोगों ने देख लिया। नाउ व्हाट डू वी डू, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा लाइफ टाइम बैन कर सकते हैं इन कन्विक्ट्स का जिन लोगों को दोषी करार दिया गया है, ताकि वो कमीशन करी ना करें। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने भी मेंशन की थी। हाइब्रिड इलेक्टोरल सिस्टम निकाल सकते हैं। तो हाइब्रिड के अंदर क्या होगा, एक होगा FPTP और 25 थ्रू प्रोपोर्शनल सिस्टम। अब ना 2 टाइप के सिस्टम होते हैं इलेक्शन के कंडक्ट करने के। तो ये इलेक्शन कंडक्ट करने के दोनों टाइप के सिस्टम के ऊपर आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आते हैं, और एक बार पहले मेंस में भी आया, काफ़ी पुराना क्वेश्चन। तो ये तो डिटेल में आपको लक्ष्मीकांत की बुक में पढ़ना पड़ेगा।
बट अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि इसका रिकमेंडेशन आया था, लॉ कमीशन ने कहा था कि हमारा जो भी इलेक्शन होते हैं ना उसमें कुछ कंडीशन हम रख सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं कि अगर किसी ने फॉल्स एफिडेविट सबमिट किया, क्यों? क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन की जो बात जो स्टेटमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई गलत रिपोर्ट सबमिट कर देगा तो, है ना, तो उन्होंने कहा उसके लिए पनिशमेंट हम लोग सेटअप कर सकते हैं। ये 244 रिपोर्ट आई थी, इसका नाम था इलेक्टोरल डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, लॉ कमीशन का। तो उन्होंने कहा था कि पनिशमेंट को थोड़ा बढ़ा दिया जाए इनके लिए। देन हमारा जो नेशनल कमीशन था, है ना, उन्होंने सजेशन दिया था कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी के लिए कोई कानून बना दो। मतलब अभी क्या कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी बाई चॉइस करती है पॉलिटिकल पार्टी, उसके ऊपर कोई कंपल्सरी नहीं है। बट अगर हम एक एक्ट बना देंगे कि भाई पार्टी के अंदर विद इन पार्टी भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए तो अच्छा रहेगा। फिर ऐसे कुछ लोग जिनके पास ना बहुत हीनियस नेचर के, बहुत ही घिनौने अपराध किए होते हैं और वो पेंडिंग में चल रहे हैं, है ना, इनको इलेक्शन मत कंटेस्ट करने दो, अभी कुछ चीज़ें फिगर आउट करो। अब ये ना सजेशन तो है, बट इसमें होता क्या कि कभी कभी ना कुछ एमपीज़ ऐसे भी होते हैं जो एक्चुअल में निर्दोष होते हैं, बट उनके ऊपर कोई केस चला दिया जाता है, कोई फेक केस चला दिया जाता है और वो लंबे समय तक केस में फंसे रहते हैं। अब ऐसे केस में किसी के ऊपर किसी का काम रोकने के लिए भी करा जा सकता है, ऑपरेशन को भी कोई हो वो कर भी सकता है। तो इन बातों को बहुत सेंसिबली हैंडल करना होता है। फिर एक राइट टू रिकॉल के बारे में बात की गई थी, ये टॉपिक भी डिटेल में कवर किया हम सब ने। राइट टू रिकॉल में होता है कि अगर सिटीजन्स ने अपने किसी पर्सन को चूज़ किया एज देयर मिनिस्टर, तो उनके पास एक दूसरा मौका होना चाहिए। अगर वो उनका मिनिस्टर काम नहीं कर रहा है तो वो दोबारा से कुछ वोटिंग वगैरह करके और उस मिनिस्टर को उसके पोजीशन से पब्लिक हटा भी सकती है। एक ऐसा राइट होना चाहिए। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, अब इलेक्शन में फंडिंग जो होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की वो बहुत अलग अलग तरीक़ों से आती है ना। हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भी पढ़ते हैं। तो क्यों ना ऐसा हो कि गवर्नमेंट एक फ़िक्स अमाउंट कर ले कि इस पार्टी का ये इतना इतना को, उसके हिसाब से इसको इतना पैसा दिया जाएगा। बहुत सारे जो केसेस चल रहे हैं उनको फास्ट ट्रैक किया जा सकता है, और ख़ास करके जो हीनियस क्राइम वाले होते हैं, खास करके जब इलेक्शन बिल्कुल पास में आ रहा होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें जिन पे काम किया जा सकता है। तो एडीआर की और नेशनल इलेक्शन वॉच की एक और रिपोर्ट आई थी, एनालिसिस ऑफ सिटिंग एमपीज विद डिक्लेयर्ड केसेस रिलेटेड टू हेट स्पीच। तो उन्होंने कहा था कि हेट स्पीच को लेकर के कुछ 107 एमपीज़ और एमएलएज है जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। अब लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने कहा था कि हेट स्पीच को कहीं पर भी किसी भी कानून में डिफ़ाइन नहीं किया गया है, लेकिन हमारे कुछ लीगल प्रोविजंस होते हैं वहाँ पर सेक्शन 153, 153B, उनके तहत हम लोग कंसिडर करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत कुछ एक्सेप्शन निकाली जाती है, वहाँ से हम लोग हेट स्पीच के बारे में पढ़ते हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि क्या हम लोगों ने हेट स्पीच को कहीं पर डिफ़ाइन किया है या नहीं किया है। तो किसी एक्ट में डिफ़ाइन नहीं किया गया, ये बात बताई थी हमको लॉ कमीशन रिपोर्ट ने 2017 में। सो दिस टॉपिक हैज़ हाई रिलेवेंस विद रिस्पेक्ट टू योर मेंस एग्ज़ाम, खास करके GS 2 में। एंड दिस डेटा इज़ अ फ्रेश डेटा, है ना, पुराना डेटा छोड़ करके। तो जब इस तरह का डेटा लिखा जाता है ना, उसमें आप लिख दो एज़ पर दी ADR रिपोर्ट देर आर 40% सिटिंग MPs who have declared criminal cases. As per the ADR report, Lakshadweep, Kerala, Bihar, Maharashtra have highest number of cases where of criminal cases of the sitting MPs and MLAs. So ध्यान रहे, this topic has relevance for your mains exam. 1.3 we will talk about the parliamentary privileges of the lawmakers. अब lawmakers again the MPs, the ministers, they are the lawmakers. So एक जजमेंट आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 जज का बेंच लगाया था, यानी कि उसमें 7 जजेस थे और उसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। उन्होंने कहा था कि PV नरसिम्हा राव का एक केस था 1998 का, उसमें एक 5 जज का बेंच बैठा था। उसमें जो जजमेंट दिया गया था ना उसको थोड़ा सा रिकन्सिडर करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी बात की गई थी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में ही। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में हम लोग कुछ लीगल इम्यूनिटी देते हैं हमारे MPs वगैरह को, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो आर्टिकल नंबर 105 आता है, स्टेट गवर्नमेंट की आर्टिकल नंबर 194 से, है ना। तो उन सब के तहत कुछ प्रोटेक्शन, हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन दी जाती है कि भाई कोई भी उनको क्रिमिनल केस, कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उनका नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी 1998 के जजमेंट में जो उनको प्रोटेक्शन वगैरह दी गई थी ना, इसको दोबारा से रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। हम लोग चेक करेंगे उस टाइम क्या सिचुएशन थी, क्या जजमेंट्स दिए गए थे, अभी क्या सिचुएशन, अभी क्या जजमेंट्स दिए जा सकते हैं। अब देखना ये है कि इफ़ यू टॉक अबाउट द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ना, एक MP पार्लियामेंट के अंदर कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ करता है, उसमें उसके पास कुछ फ्रीडम होती है, उसको कुछ प्रिविलेजेस मिल जाते हैं कि ये कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो अभी अगर आप देखो, ना ही हमारे पार्लियामेंट ने, ना ही हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने ऐसा कोई कानून बनाया है, उस कानून के तहत ही पावर्स वगैरह डिफाइन नहीं की गई हैं,
ठीक है। तो ना किसी कमेटी की, ना ही किसी मेंबर की। तो हो क्या रहा है ना कि यहाँ पर कुछ चीज़ें एक तरीके से रिचुअल के तौर पर भी होता है ना, जैसे कि कुछ चलता आ रहा है बस इन दोज थिंग। तो बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, है ना, बहुत सारे जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हैं, बहुत सारी पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस भी होती हैं। उनके तहत अलग अलग सोर्सेज से इन चीज़ों को कॉडिफाई किया गया, लेकिन एक कोई पर्टिकुलर सिंगल लॉ नहीं है पार्लियामेंट का जहाँ पर इन पर बात की गई थी। अगर कानून बनेगा भी ना तो पार्लियामेंट ही होगा जो उस कानून के ऊपर काम करेगा। फिर एक होता है ब्रीच, या फिर कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, यानी कि अगर किसी ने हाउस की, संसद की निंदा की होती है, उसमें भी उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, इस चीज़ को डिफाइन करने की पावर भी पार्लियामेंट के पास ही होती है। सिंपल। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मतलब अगर आपको जो गिवन प्रिविलेज था आप उसकी अवहेलना करते हो, उसको डिसरिगार्ड करते हो। कंटेम्प्ट के अंदर, कंटेम्प्ट में उन्होंने कुछ चीज़ डिफाइन की थी। अब ये ना आप पॉइंट टू पॉइंट समझ लेना, क्योंकि हो सकता है कि प्रीलिम्स में कोई स्टेटमेंट आ जाए। तो दोनों चीज़ें अलग होती हैं, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अलग है, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस अलग है। तो कंटेम्प्ट में उन्होंने कहा था कि अगर आप उसके हाउस की परफॉर्मेंस और उसके फंक्शन को ऑब्स्ट्रक्ट करोगे, है ना, तो कोई भी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफिसर होगा, मेंबर ऑफ या फिर ऑफिसर होगा, उसकी ड्यूटी वगैरह पे अपना वो कोई काम कर रहा होगा, उसको आप कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और आपको ऐसी कोई एक्टिविटी की जिसके कारण किसी भी तरह के रिजल्ट वगैरह पर कोई इम्पैक्ट हो सकता है, तो ये सब चीज़ें आपकी कंटेम्प्ट में काउंट की जाएंगी। पनिशमेंट भी होगी, है ना, आपको रेप्रीमेंड भी कर सकते हैं, जेल में भी भेज सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का आपने एक्ट किया था, फिर उसके ऊपर कोई जजमेंट पास करेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं डिफरेंट। इनको थोड़ा सा हल्का सा बस आइडिया रखना है कि आपको हाउ डू दे एग्जिस्ट। तो फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हम लोग क्यों देते हैं किसी को भी, MPs को, जब उसको अभी रिकन्सिडर करने की बात की जा रही है। एंड वी सॉ कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस हैं, पर बहुत सारे पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस हैं, लॉज हैं, जहाँ से रूल से सब निकल के आया था। एक MP जो होता है ना, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। MP ही होता है जो हमारे देश के लिए कुछ कानून बनाता है। तो उसको फ्रीडम तो होनी चाहिए ना अपनी बात को सामने रखने की, पब्लिक के अपने सारे पॉइंट्स रखने के लिए। उनको आपस में डिबेट करना होता है, आर्ग्यूमेंट करना होता है, सामने वाले की पॉइंट को गलत प्रूव करना होता है। दे नीड दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना। तो उनको कोई भी कानूनी कार्रवाई से बच करके अपने बात को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तभी जा करके वो अपने बात को पूरा सारे उसके प्लस माइनस नेगेटिव क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो पाएंगे, इन सब पे तभी काम कर पाएगा वो। फिर अटेंडेंस भी ज़रूरी होती है, ठीक है। अथॉरिटी, अब देखो ये प्रिविलेज देने से ना उनकी अटेंडेंस बढ़ जाती है एक्चुअल में, वरना क्या होगा कि बहुत बार पार्लियामेंटेरियंस प्रेजेंट ही नहीं होंगे, ये जान करके कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मेरा नुकसान होगा, इससे बेटर है कि ना ही जाऊँ मैं आज। क्योंकि अगर मैं वहाँ गया और मैंने अपनी ही पार्टी के, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई पार्टी होती है वो एक बिल पास करती है, तो पार्टी के खुद के मेंबर्स भी होते हैं, वो सोचते हैं कि यार क्या पॉइंट है कि वहाँ पर जाने का, क्योंकि मैं इससे एग्री नहीं करता। बट उनको जो प्रिविलेज मिल जाते हैं ना बहुत सारे, तो दे प्रेफर दिस थिंग कि आई हैव द प्रिविलेज, आई कैन स्पीक, मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो आई कैन टेक दिस स्टेप। ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इट वर्क्स लाइक दिस। देन वी हैव मेंटेन द अथॉरिटी एंड डिग्निटी ऑफ द लेजिस्लेचर, कानून को बनाने की व्यवस्था को भी थोड़ा सम्मान देना। और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनको इंडिपेंडेंटली कैरी करना पड़ता है, तो ये फ्रीडम देनी पड़ती है। कहाँ से आती है, हमने कहा पार्लियामेंट के मेंबर्स को मिलती है पावर और प्रिविलेज आर्टिकल 105 से। सेम चीज़ स्टेट में जाती है आर्टिकल 194 से, है ना। आर्टिकल 105 का क्लोज 2 में बात करते हैं राइट टू प्रोहिबिट पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। वो ये कहना चाह रहे हैं कि संविधान के अंदर हमारा जो ये पार्लियामेंट होता है ना, अब तो पार्लियामेंट की शेप भी ऐसी हो गई है, ट्रायंगुलर सी। तो पार्लियामेंट के अंदर जो भी आपने काम किया, आपने कोई स्पीच वगैरह दी होती है ना, तो उसको पब्लिश करना ना करना इसे पार्लियामेंट की परमिशन से होता है। पार्लियामेंट चाहेगा तो वो चीज़ पब्लिश नहीं भी होगी, है ना, उनके पास राइट होता है, उसको प्रोहिबिट कर सकते हैं। तो सेम ही चीज़ हमारे आर्टिकल जो हमारा 194 था ना, उसके भी क्लोज 2 में होती है स्टेट लेवल के लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, देश में जो नागरिक होते हैं उनको फंडामेंटल राइट मिलता है ना आर्टिकल 19 का, कि दे हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ डिफरेंट टू द फ्रीडम दैट इज़ गिवन टू द पार्लियामेंटेरियंस। दोनों में डिफरेंस होता है। आर्टिकल 105 कहता है कि नो मेंबर इज़ लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट फॉर एनीथिंग दैट सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द पार्लियामेंट। कोई भी पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट में खड़ा होकर के किसी दूसरे पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ या किसी के खिलाफ कुछ ही बोलेगा, उसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसा हुआ था व्हेन अरुण जेटली वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, ही सेड समथिंग अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल विच वाज नॉट वेरी डिग्निफाइड स्टेटमेंट। तो ये न्यूज़ में आया था, बट उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो ऐसा चलता रहता है, आप लोग देखोगे ना असेंबली में वो एक दूसरे को बहुत तरह से सो मैनी क्रिटिसिज्म कीप्स ऑन हैपनिंग, बहुत तरह के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभी बोलते हैं कि एक नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज थी, बट उनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। फिर आर्टिकल 121 जो होता है उसमें कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं ना, उनका क्या कंडक्ट था अपनी जजमेंट को लेने के लिए, उस कंडक्ट को भी पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते। डिफरेंट तरह की फ्रीडम दी होती है।
अरेस्ट नहीं कर सकते। हमारा जो सिविल प्रोसीजर का कोड है उसमें बताया गया था कि उनको फ्रीडम होती है, अगर उनको कोई सिविल केस होता है तो 40 दिन तक, जब तक हाउस जो बिफोर एंड आफ्टर दोनों, अब हाउस का अर्जेंटमेंट होता है ना, उसके 40 दिन पहले 40 दिन बाद तक, ठीक है, उनको सिविल केस में हम अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये सिर्फ सिविल केस का होता है। अगर उनका कोई क्रिमिनल केस होगा ना, उसमें नहीं करेंगे। अब सिविल केस मतलब क्या हो गया, कोई प्रॉपर्टी का कोई केस हो गया, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन में कुछ फ्रॉड निकला, वो सिविल केस हो गया। क्रिमिनल केस मतलब क्या हो गया, भाई किसी का मर्डर कर दिया है ना, कोई रेप वगैरह हो गया, ये होते हैं क्रिमिनल केसेस। तो ये सब जो होता है हमारे जो कोड्स होते हैं ना आईपीसी वगैरह टाइप के, अब तो उनके नाम भी बदल दिए गए हैं, उन सब में मेंशन किया होता है कि ये क्रिमिनल केस है, ये सिविल केस है, वो पुलिस को पता होता है, सबको मालूम होता है। फिर कुछ ना रूल्स होते हैं, नियम कानून होते हैं पार्लियामेंट के, वहाँ से कुछ इनको फ्रीडम निकल के आती है कि किस तरह से, जैसे कि अगर किसी भी एमपी को अगर अरेस्ट कर लिया गया तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करे कि हमने आपके एमपी को इसी तरीके से अरेस्ट किया होता है। मान लो किसी दूसरे स्टेट में हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल कि जैसे पार्लियामेंट तो न्यू दिल्ली में है ना, और मान लो अगर केरला की बात करते हो तो केरला इज़ इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, केरला तमिलनाडु है, वहाँ पर किसी एमपी को किसी पुलिस ने अरेस्ट किया किसी कारण से, तो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है वहाँ से वो स्टेट गवर्नमेंट के तहत कि इन्फॉर्म करना पार्लियामेंट को कि इस कारण से इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था, है ना। तो कभी कभी प्रोसीडिंग्स जब चल रही होती है ना, तो उसमें एक स्पेस बनाया जाता है, वहाँ पर स्ट्रेंजर्स कैन कम एंड सिट एंड अटेंड द प्रोसीडिंग्स। पार्लियामेंट को आप लोग भी जा करके टेकिंग द परमिशन यू कैन अटेंड पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को। तो उनके पास पावर होती है एमपीज़ के पास, वो चाहें तो अपनी कुछ प्रोसीडिंग्स को प्राइवेट में भी कंडक्ट कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर एंड द चेयरमैन। तो ये प्रोविजन वगैरह मेंशन होते हैं आर्टिकल 122 एंड ऑल। तो ये बस हम लोगों ने थोड़ा आइडिया देखा कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे उनको फ्रीडम एंड प्रिविलेजेस गिवन होते हैं। ज़रूरत क्या है कि इन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में बदलाव लाने की, क्योंकि हम लोगों ने टॉपिक के स्टार्टिंग में देखा दैट इज सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि वी नीड टू रिकंसिडर द प्रिविलेजेस गिवन टू देम। अभी आगे सुप्रीम कोर्ट इस पर और जजमेंट करेगा पास, दे विल सी, दे विल फिगर आउट, दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड बाद में कोई स्टेटमेंट आएगा। तो उन्होंने ये कहा था कि कभी कभी ना बहुत सारे सिविल केसेस के अंदर भी और बाकी चीज़ों के अंदर ना प्रोसिक्यूशन हो नहीं पाता। ये जो लिमिटेशन जो पावर इनको दी हुई है ना, इसमें बहुत बार इसका मिसयूज़ किया जा रहा होता है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके ऊपर अच्छे से नज़र रखी नहीं गई है ना, और इस चीज़ को लेकर हमारे पास कोई प्रोसीजर नहीं है। खास करके हमने ऊपर देखा था ना दैट वी डू नॉट हैव अ लॉ, नीदर द पार्लियामेंट नीदर द स्टेट लेजिस्लेचर, उन्होंने कोई भी लॉ इनेक्ट नहीं किया है, तो एक कोडिफाइड मैनर में उसको हैंडल नहीं किया जा रहा होता है। एंड कभी कभी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अलाउज द पॉलिटिशियंस टू जज देयर ओन केसेस। भाई प्रिविलेज को ब्रीच किया है नहीं, उसके लिए कोई कमेटी होती है, वो चेक करती है। उस कमेटी में कभी कभी एमपी खुद ही बैठे मिलते हैं, ऐसा भी पाया गया था। तो वो व्यक्ति खुद डिसाइड करेगा कि मैंने ब्रीच किया है नहीं किया, है ना। आर्टिकल 50 हमारा जो डीपीएसपी है, इट टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर। तो वही व्यक्ति जिसने गलती की वही कमेटी में बैठ करके अब एक जज का रोल प्ले कर रहा है दैट वेदर ही हैज़ ब्रीच द प्रिविलेज और नॉट। संविधानिकता को भी, हमारे देश का जो संविधान है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। संविधान ने सारी की सारी पावर दी हमारे पार्लियामेंट को। अब ये भी चेक करना वो चीज़ बहुत हद तक वायलेट हो रही होती है ना। टू डिसाइड व्हेन एंड हाउ अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अकर्स, ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। सो ये सब चीज़ें हैं। दिस टॉपिक हैज़ अ वेरी वंडरफुल रेलिवेंस विद रिस्पेक्ट टू बोथ योर प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस एग्जाम। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको देखना पड़ेगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, और सुप्रीम कोर्ट जब बाद में इसमें जजमेंट निकालेगा कि भाई इसमें कुछ बदलाव करने हैं, इसको ऐसे रखना है, तो फिर ये टॉपिक आएगा न्यूज़ में, फिर हम लोग इसको रिकन्सिडर करेंगे। 1.4 इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। टॉपिक न्यूज़ में इसलिए था, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के बारे में। तो इंडिया में एक एक्ट है, 1956 में हमने एक एक्ट बनाया था कि अगर दो स्टेट के बीच में रिवर वाटर को लेकर कोई डिस्प्यूट होगा, उस एक्ट को हैंडल करने के सारे प्रोविज़न हमने, उस सिचुएशन को हैंडल करने के सारे प्रोविज़न हम लोगों ने इस एक्ट में ऐड कर दिए थे। तो एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था कृष्णा वाटर डिस्प्यूट को लेकर के। उसके कुछ रेफरेंसेस उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे थे, यूनियन कैबिनेट को, और यूनियन कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दे दिया था। विल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, एंड ये SYL सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, ऑल दिस थिंग्स, सतलुज यमुना लिंक के बारे में भी, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट क्या था, है ना। और इस एक्ट के अंडर और भी बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे डिफरेंट रिवर्स के डिफरेंट स्टेट्स में। देन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होता क्यों है, मैकेनिज़्म क्या है उसको हैंडल करने का, उसमें चैलेंजेस क्या आते हैं और उसका वे फॉरवर्ड क्या होगा। मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा पहले। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट को, फिर हम लोग इस वाले रीजन में जाएंगे। तो अगर आप देख रहे हो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट रिवर्स फ्लो कर रही हैं। तो 1956 में एक एक्ट बनाया गया था कि अगर किसी स्टेट में अब एक रिवर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है तो जुरिसडिक्शन की प्रॉब्लम आएगी, है ना। जोग्राफिकल एरिया पे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का इशू आएगा कहीं ना कहीं।
तो डिफरेंट स्टेट के ना डिस्प्यूट को पहले ट्रिब्यूनल बना दी थी। अब ट्रिब्यूनल क्या थे, ट्रिब्यूनल में ग्रुप ऑफ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो मतलब ऑफिसर्स होते हैं, वो एक टाइप से उस पूरे केस को स्टडी करते हैं, उसके ऊपर और चीज़ें एनालाइज करते हैं, जजमेंट निकालते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब ट्रिब्यूनल्स हैं अलग अलग स्टेट की, कौन सी रिवर है, कौन से स्टेट्स हैं, क्या आपको याद करने होंगे। ज़्यादा मत याद करो, ट्रिब्यूनल का नाम याद मत रखो, पर ये जान लो जैसे वंशधारा वाटर डिस्प्यूट चल रहा है तो कौन से 2 स्टेट्स के बीच में रिवर का इशू होगा, गोदावरी का महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, एमपी, ओडिशा। तो वैसे जब आप रिवर के बारे में पढ़ते हो, है ना, आप अपनी ज्योग्राफी के स्टैटिक पोर्शन में पढ़ते हो, तो आपको पता चलता है कि कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो करती है। देन इट बिकम्स रियली ईजी टू अंडरस्टैंड कि कौन से स्टेट का कंसर्न होगा। अब सिंपल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसमें डिटेल में कुछ नहीं, कहानी तो है नहीं कुछ, कि भाई 1969 में कृष्णा का एक ट्रिब्यूनल बनाया था इस एक्ट के अंडर, ठीक है, और उसने डिवाइड किया था कि 2060,000 मिलियन क्यूबिक फीट का जो वाटर होगा एट 75% डिपेंडेबिलिटी। 75% डिपेंडेबिलिटी क्या होता है कि इतना जो वाटर होगा वो 75% ऑफ द टाइम तक उस कैचमेंट एरिया से निकाला जा सकता है, सिंपल तरीके में। फिर सेकेंड ट्रिब्यूनल बनाया गया था 2004 में, उसने एलोकेशन किया था, उसने कहा था 65% डिपेंडेबिलिटी होगी सरप्लस फ्लो की। डिफरेंट स्टेटमेंट्स आते रहे थे। 2014 में जो तेलंगाना जो था उसको आंध्र प्रदेश से अलग एक स्टेट बना दिया गया था, ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि तेलंगाना को भी इस ट्रिब्यूनल का पार्ट बनाया जाए। फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक इस बात पे आर्ग्यू कर रहे थे कि तेलंगाना को जो क्रिएट किया गया था आंध्र प्रदेश के बाद, तो उन्होंने कहा था कि वो आंध्र प्रदेश का हिस्से में से गया था ना, तो पानी को जो निकाल रहे हो वो भी आंध्र प्रदेश के हिस्से में से निकालो, सबके हिस्से में से क्यों पानी को कम कर रहे हो। यू सी, बात तो बहुत सही थी महाराष्ट्र की और कर्नाटक की। उन्होंने कहा कि भाई तुम अगर तेलंगाना के पानी को सबके हिस्से में से काटोगे तो हमारा तो कोई रोल था ही ना, हमने तो टोटल आंध्र प्रदेश के हिसाब से काम किया था, पुरानी बात थी वो। तो बस ये ऐसे ही होते हैं सारे प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट, वाटर के डिस्प्यूट्स। एसिमेट्रिकल एक्सेस होता है ना, सबको बराबर मिल नहीं रहा तो सबको अपना एडवांटेज देखना होता है। अब जो नदी गोदावरी की बात कर रहे हैं, कृष्णा की बात कर रहे हैं, ये सब कहाँ से आ रही हैं, ये महाराष्ट्र से आ रही हैं। तो एक बात तो बहुत जाहिर सी है कि महाराष्ट्र के पास कुछ अनड्यू एडवांटेज होगा। जैसे हम लोग यहाँ ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं ना, ब्रह्मपुत्र चाइना से आती है, तो चाइना के पास एक अनड्यू एडवांटेज तो है, एक नेचुरल एडवांटेज होता है बीइंग एन अपस्ट्रीम स्टेट का। तो वो चाहता है कि हमारे पास ज़्यादा बेनिफिट भी हो। फिर पानी की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो कोई भी गिव अप भी नहीं करना चाहता। हम ऐसा देख रहे हैं कि 2025 में जो वाटर डिमांड है उसमें 22% तक की उछाल देखने को मिली है। वही चीज़ अगले 25 सालों में 32% तक हो जाएगा, है ना। वाटर को यूज़ करने के कुछ अधिकार होते हैं हमारे एज पर द शेड्यूल 7। वाटर को इस्तेमाल करने के जो राइट होता है ना वो सारे हमारे यूनियन लिस्ट के अंडर आते हैं। बेसिकली स्टेट इंटर स्टेट वाटर जाता है यूनियन लिस्ट में, बाकी जो मेन स्टोरेज, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन जाता है वो जाता है स्टेट लिस्ट के अंदर, है ना। अब एक स्टेट दूसरे स्टेट से कनेक्टेड भी होता है, तो वो बोलता है कि मेरा भी राइट है, वो बोलता है मेरा भी राइट है, वो कहता है मेरा संवैधानिक अधिकार है, वो कहता है मेरा भी संवैधानिक अधिकार है। तो सब में एक एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाती है। इंटीग्रेटेड अप्रोच की हमारे पास कमी है ना। अभी तक जो भी चीज़ें अप्लाई की गई थी वो सब ना बहुत ही शॉर्ट टर्म पे, टुकड़ों में अप्लाई की गई थी, फ्रेगमेंटेड तरीके से काम किया गया था, है ना। तो बहुत बार हम लोग अरिथमेटिक हाइड्रोलॉजी पर डिपेंड करते हैं, पानी ज़्यादा किसके पास है, पानी कम किसके पास है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कल्चरल एसेंस को, इकोलॉजिकल एसेंस को भूल जाते हैं। फिर जब हम वाटर की डिमांड की बात कर रहे थे तो जैसे राइस और वीट हो गया, अब ये जो ऐसी फसलें होती हैं जिनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो जिस स्टेट में ये फसल ज़्यादा होगी उसकी पानी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एमएसपी का भी कभी इशू साथ में आ जाता है। बाउंड्रीज जो होती हैं वो कभी कभी जुड़ी होती हैं, कभी टूटी हुई होती हैं। बहुत हद तक बाउंड्रीज कल्चरल लेवल पर बनाई जाती हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स पर बनाई जाती हैं। जैसे आंध्र प्रदेश का हुआ, बाइफर्केशन हो गया, है ना, तेलंगाना निकल के आ गया। तो दीज आर द इशूज़, ये सब फैक्टर्स थे जिनके कारण ये इशूज़ निकल के आते हैं। तो कृष्णा वाटर का आप समझ गए। ओवरऑल अगर हम समझते हैं ना, इनको हैंडल करने के लिए हमारे पास ये कुछ चीज़ें होती हैं। एक तो हमारा 7 जो शेड्यूल था उसमें हमने स्टेट लिस्ट में कुछ बातें ऐड कर दी, कुछ हम लोगों ने बता दिया कि यूनियन के पास जाएगा। तो वाटर, दैट इज़ टू से वाटर सप्लाईज, इरिगेशन, कैनाल, ड्रेनेज, एम्बैंकमेंट, है ना, इस टाइप की सारी चीज़ें आएंगी स्टेट के अंदर, सॉरी यूनियन के अंदर। फिर एंट्री 56 में लिस्ट 1 की है, वो कहता है रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर वैलीज, है ना। ये सारे के सारे कहाँ पर चलेगा, यूनियन के पास चले गए, तो पार्लियामेंट ही लॉ बना पाएगा। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर गिवन टू डायरेक्टली टू द यूनियन एंड सर्टेन थिंग्स विच आर गिवन टू द स्टेट्स इटसेल्फ। आर्टिकल 262 के अंदर कहा था कि पार्लियामेंट इससे काम करेगा कि किसका वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल होगा ना, उस पर कोई कंप्लेन होगी उस पर पार्लियामेंट काम करेगा। तो पार्लियामेंट ने उसके लिए 2 लॉ बना दिया एज पर दिस आर्टिकल। उन्होंने कहा कि 1956 में एक एक्ट बना देते हैं ये वाला, और एक रिवर्स का बोर्ड एक्ट बना देते हैं। फिर 2012 में हमने जब नेशनल वाटर पॉलिसी बनाई थी उसमें हमने कहा था कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी खामियां थी उन सबको इस पॉलिसी के तहत हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप ऑलरेडी ले लिए हैं, अभी भी चैलेंजेस आ रहे हैं, रिजोल्यूशन में बहुत समय लग रहा है। गोदावरी के ट्रिब्यूनल को अपना डिसीजन सुनाने में 11 साल लग गए थे, तो प्रोसीडिंग्स बहुत लंबी चल गई, एम्बिग्यूटी होती है। 262 सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरवीन करने नहीं देता। आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट को बोलता है कि अपील तुम सुन सकते हो, लेकिन देख रहे हो कन्फ्यूजन, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के ऊपर काम करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल के लेवल पे काम नहीं कर सकता, लेकिन ट्रिब्यूनल का जब ऑर्डर आ गया उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। तो कितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है ना। फिर डिस्प्यूट्स को ना बहुत हद तक राजनीतिक तौर पर लिया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है। अब ये देखो, 2 ऐसे स्टेट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, आप अपने आप एग्जाम्पल देख लेना। मान लो एक स्टेट ए है, एक स्टेट बी है, तो जब तक दोनों स्टेट में सेम गवर्नमेंट रहेगी तो अपने आप सॉल्व कर लेंगे अपने मैटर को, शांत रखेंगे। द मोमेंट एक स्टेट के अंदर गवर्नमेंट बदल गई तो एक बोलेगा हाँ, एक बोलेगा ना, या फिर ये बोलेगा ना, ये बोलेगा हाँ, है ना। तो पॉलिटिसाइज कर दिया ना बहुत हद तक। सब अपने अपने फ़ायदे के बारे में सोचेंगे, क्योंकि सब गवर्नमेंट ये सोचेगी कि मैं अपने राज्य के लोगों को अगर उनका अधिकार दिलवाऊंगा तो मेरी वोट जो होगी सिक्योर रहेगी आने वाले टाइम के लिए भी। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे काम नहीं कर रहे हम लोगों को ना। बहुत हद तक सिर्फ इस बात पे ध्यान नहीं देना होगा कि हमारा कितना फ़ायदा और कितना नुकसान, हमको इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखना पड़ेगा, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के पास, जुडिशरी के पास ना इकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं। तो हम क्या सकते हैं भाई, कोऑपरेशन पे काम करो, है ना, स्टेट्स का डीपर इंटीग्रेशन पे काम करो, बेसिन के हिसाब से काम करो। उसका रिवर का बेसिन होता है ना, वो कितना कहाँ अवेलेबल है, किसको कितना मिलना चाहिए, उसको ध्यान में रखो। सो बेसिकली इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन पे काम करो। कुछ स्टेट के अंदर रिस्टोरेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, कुछ में रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मल्टी डिसिप्लिनरी पे भी यही बताया गया था। तो व्हाट वी कैन डू इसकी हम लोग वाटर बोर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, उनको वो एक्सपर्ट लेके आ सकते हैं, डिफरेंट एनवायरमेंटलिस्ट, जोग्राफर्स। वाटर पॉलिसी, नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 की जो थी, उसमें डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की बात की गई थी। फिर उसमें हम लोग पैरामीटर्स लगा सकते हैं कि भाई रिवर बेसिन का ड्रेनेज एरिया कितना था किस स्टेट में। दीज आर द फैक्टर दैट कैन बी कंसिडर्ड वाइल सॉल्विंग दिस डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो ये हमने कृष्णा वाले के हिसाब से देखा, फिर हमने ओवरऑल समझ लिया। अब थोड़ा सा, जैसे आप जानते थे कि कृष्णा जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, हम लोगों ने ओरिजिन देख लिया कि मैप कहाँ कौन से स्टेट में थी। तो वो महाबलेश्वर से निकलती है, बे ऑफ बंगाल तक जाती है, महाराष्ट्र, इन सबसे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि जो सतलुज यमुना लिंक है ना, इसमें पंजाब गवर्नमेंट को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कि यहाँ पर प्रोग्रेस बहुत स्लो हो रही है। अभी सतलुज यमुना लिंक का थोड़ा सा यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, छोटा सा, हल्का सा है, बस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल नहीं है, तो उतना ही जान लेते हैं अभी के लिए। तो हुआ ये था ना, 1966 के अंदर जब हरियाणा को पंजाब से निकाला गया था, तब सतलुज और यमुना की एक कैनाल बनाने की बात की गई थी। तो उन्होंने कहा था कि रावी और ब्यास जो नदी होंगी ना, उनके वाटर को शेयर करने के लिए हम लोग एक कैनाल बनाएंगे 214 किलोमीटर की, हरियाणा और पंजाब के बीच में। तो उसमें से 122 किलोमीटर रहेंगे पंजाब में और 92 किलोमीटर रहेंगे हरियाणा में। हरियाणा ने अपना जो कैनाल था 1980 में बना दिया था, लेकिन पंजाब ने कहा कि हम राइपेरियन स्टेट है। राइपेरियन मतलब होता है कि वो जगह जो उसके किनारे पर होता है, ठीक है। उसने कहा कि हमारा राइपेरियन प्रिंसिपल्स हैं और हम उसके हिसाब से अपना पानी दूसरे को नहीं देंगे। तो पंजाब कहता है कि पंजाब के खुद के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो 2029 तक ड्राई हो जाएंगे, तो उनको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है। हरियाणा कहता है कि हमारे यहाँ पर ऑलरेडी सदर्न पार्ट के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पर ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, तो वी नीड दिस डन एज सून एज पॉसिबल। हरियाणा कह रहा है कि हमको हमारा अधिकार अभी तक नहीं दिया गया है। तो 1980 में हरियाणा ने बना दिया था, पंजाब ने नहीं कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि पंजाब गवर्नमेंट का प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है। तो ये चीज़ थी। तो बस ये आपको इतना पता, ये टॉपिक ना हम लोग सारे कवर पहले भी कर चुके हैं, ये पूरा मैप भी पहले, ये सब चीज़ें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। ये टॉपिक रिपीट हुआ तो हमने सब रिपीट कर लिया था। तो दिस टॉपिक हैज़ रेलेवेंस विद बोथ। जब हम बात करेंगे कौन सी रिवर कहाँ का ओरिजिन हो रहा है, क्या कुछ है, तो ये हर साल आते हैं ना एग्जाम में क्वेश्चंस, कौन सी रिवर का ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग कौन सी कहाँ मर्ज कर रही है, आते हैं 1-2 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में। तो वो प्रीलिम्स का एस्पेक्ट है। बाकी दिस फैक्टर्स, इश्यूज़, मैकेनिज्म, ये सब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करना पड़ेगा। सो दिस क्वेश्चन हैज़ हाई रेलेवेंस इन द GS1, ठीक है। एंड सेकंड नंबर पे ही GS2 में भी पूछा जा सकता है, व्हेन दे विल आस्क अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, द शेड्यूल, है ना, द आर्टिकल्स इन द पॉलिसी, उस तरीके से। नाउ वी हैव टॉपिक नंबर 1.5, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी। ये वाला टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये GS1 में ना पहले कई बार पूछे गए हैं। द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन वीमेन एम्पावरमेंट, है ना, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, इन ट्रेड्स एंड ऐसे। तो ये डायमेंशंस हैं, चीज़ वही है, तकनीक वही होती है, बस वो अलग अलग डायमेंशंस में कैसे करेंगी। जब हम बात करते हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी की, तो यानी कि सरकार देश के नागरिकों के लिए जो भी काम करती है उसमें क्या हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसे बेहतर बना सकते हैं। तो अभी यही हुआ था कि कैग ने इस बात पर थोड़ा सा एम्फोसाइज़ किया था। एम्फोसाइज़ मतलब थोड़ा जोर दिया था कि भाई ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए।
आपको ICT के बारे में पता होना चाहिए। ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो डिफरेंट टाइप की ICT की एप्लीकेशंस होती हैं रूरल पुअर के लिए। थोड़ा इस डायग्राम को समझोगे ना, आपकी बात आसानी से समझ में आएगी। देखो हाउ इज़ इट वर्किंग ना, पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ठीक है। तो ये एरो ऊपर की तरफ आ रहा है, हाउ दिस थिंग्स आर मूविंग लाइक दिस। इम्प्रूव्ड गवर्नेंस सोशल सर्विस में, ई डिलीवरी किस किस चीज़ की, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे पैन कार्ड हो गया, उसका एक डिजिटल फॉर्मेट भी आपको मिल जाता है, आधार कार्ड का भी मिल जाता है। ट्रांसपेरेंसी आती है, हर चीज़ का एक डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट हो जाता है। किस मतलब ऑफिस में किस पर्सन ने लॉगिन किया, किसने उसको अप्रूवल दिया, किसने डेटा वेरीफाई किया, किसने आपको आपकी फ़ाइल सेंड की, हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, है ना। तो इससे क्या हो रहा है ना, लोगों को ना सोशल सर्विसेज ज़्यादा मिल पा रही हैं। सोशल सर्विस का मतलब क्या हो गया भाई, किसी को पेंशन पहुंचानी है, किसी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भेजना होता है, किसी को आधार कार्ड बनवाना है, किसी को ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, ये सब सोशल सर्विस का हिस्सा बनते हैं। तो लोगों की इनकम बेहतर हुई है पहले से बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। इन सब के कारण लोगों की कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी बेहतर हुई है। जिन सबसे इम्पैक्ट कहाँ जा रहा है, क्या चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, पॉवर्टी कम हो रही है, हंगर कम हो रहा है, हेल्थ केयर और एजुकेशन बेहतर होते जा रहे हैं। एक अच्छा डायग्राम है, आप चाहें तो इसको मेंस में बना भी सकते हैं। अब गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट को बहुत सारी सर्विसेज विच आर पॉसिबल, विच इज़ डूएबल, दे नीड टू शिफ्ट देम और नीड टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू द डिजिटल सर्विसेज, ठीक है। जैसे कुछ लोगों के जो कास्ट के सर्टिफिकेट्स बनते हैं रिजर्वेशन वगैरह के लिए, वो आजकल डिजिटली ईमेल पे हो जाते हैं सबके। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं ई गवर्नमेंट का। आप लोगों ने ई गवर्नमेंट के बारे में पहले भी सुना होगा। सो एवरीथिंग दैट द इन्फॉर्मेशन एंड द सर्विसेज दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड इलेक्ट्रॉनिकली, दे आर कंसिडर्ड एज ई गवर्नमेंट सर्विसेज। पहले आपको जाना पड़ता था हर चीज़ के लिए। तो सर्विस डिलीवरी में इसका क्या महत्वता होने वाली है, सिंपल पॉइंट है, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएंगे। भाई टाइम बचेगा, पैसा बचेगा। जैसे ई हस्ताक्षर है, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ई साइन कर सकते हो, डिजिटली साइन कर सकते हो, प्रिंट नहीं करना पड़ेगा। सरकारी दफ्तरों की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, है ना। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड का वाहन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपके सारा डेटा आता है, सभी स्टेट्स का रजिस्ट्रेशन, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, उनका जो नंबर वगैरह होता है, डिटेल्स, एवरीथिंग इज़ देयर, है ना। बीच बीच में ना बहुत सारे जो मिडल मैन लगे होते हैं ना, जो पैसा वैसा खा जाते हैं लोगों का, उनको हटाने की ज़रूरत है। तो आधार कार्ड को लिंक करना मनरेगा से, तो बिचौले जो होते हैं, जो पैसा खाया जाया करते सरकार का, वो हट जाते हैं, है ना। लोगों की अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बढ़ जा रही, करप्शन कम होता है, सभी सिटीजन की डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है और बहुत सारे सोर्सेज से। इनफैक्ट आई पर्सनली एक्सपीरियंस दिस थिंग, वाहन प्लेटफॉर्म का जो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर किसी ने एक बार किसी का चालान कटता है ना, और उसने पे किया होता है, तो नेक्स्ट टाइम उसका, अगर जैसे मेरा एक बार कट गया था स्कूटी पर बिना हेलमेट के, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब दोबारा पकड़ा गया, मतलब आई डिड अ मिस्टेक, आई शुड नॉट हैव डन दिस, तो उनके पास डिवाइस में ना मेंशन होता है कि ये एक रिपीटेड ऑफेंडर है, ये ऑफेंस इसने रिपीटेडली किया है, तो उसका ना चार्ज बढ़ जाता है। और आप कंट्री में किसी भी स्टेट में रहोगे तो वो प्लेटफॉर्म आपको बता देगा। और आपके को ई चालान जो होते हैं, अगर आपने सबमिट नहीं किया, आपको SMS आ जाएगा, आपका चालान सबमिट करो, वरना उसका फाइन बढ़ जाएगा, आपके ऊपर केस भी बनते रहते हैं। सो द इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल एवरीवेयर ईजिली, इट नीड्स टू बी वर्कड अपॉन। इन बातों का ध्यान रखना होता है। तो ये एफिशिएंसी से काम करता है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। टैक्स वगैरह में कोई फ्रॉड वगैरह, हर चीज़ को चेक करना आसान हो जाता है। पर इसमें चैलेंजेस आते हैं। डिजिटल डिवाइड अपने आप में पूरा टॉपिक है। हर व्यक्ति को डिजिटल सर्विसेज के बारे में पता नहीं होता, है ना। नॉट एवरीवन इज़ अवेयर अबाउट द डिजी लॉकर सर्विसेज, कि भाई अपने वो डॉक्यूमेंट्स को, अपने ड्राइविंग लाइसेंस को डिजी लॉकर पर अपलोड कर सकता है, उसको एक हार्ड कॉपी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो लोगों की भी एजुकेशन की प्रॉब्लम है यहाँ पर। पीपल आर नॉट अकस्टम्ड टू द डिजिटल वर्ल्ड। स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी नहीं है। सरकारी दफ्तरों के अंदर ऐसे कारीगर भी हमें चाहिए ना, जिनको टेक्नोलॉजी पे काम करना आता हो। साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट होता है, एवरीथिंग इज़ डिजिटल बीइंग कन्वर्टेड इनटू डिजिटल, तो उसको हैक करने का खतरा, है ना। डेटा प्रिवेसी का इशू। सफिशिएंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। हमको ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ऑफिसेज चाहिए, वहाँ पे कंप्यूटर्स चाहिए, वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, सिक्योरिटी के लिए लोग चाहिए होते हैं, सर्वर कनेक्टिविटी के ट्रेंड प्रोफेशनल चाहिए होते हैं। फिर बहुत चीज़ों को हमें कलेक्टिवली काम करवाना पड़ता है, बट दे वर्क इन आइसोलेशन, अपने आप में ज़्यादा कर रही होती हैं। अब वी नीड टू मेक श्योर कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से लिंक्ड रहे डिजिटली। इस सब पे काम गवर्नमेंट बहुत कर रही है, बट अभी भी कमियाँ हैं अभी भी। तो क्या करें, सारे के सारे चैलेंजेस जो हैं उनको फ्लिप कर दो। भाई डिजिटल डिवाइड था तो डिजिटल लिटरेसी बढ़ा दो, स्किल की कमी थी तो बहुत सारे स्किलिंग प्रोग्राम चलाओ, फ्रेमवर्क बना सकते हो, है ना, साइबर सिक्योरिटी बढ़ा दो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा दो। यू सी बहुत ईजिली चैलेंजेस कैन बी कन्वर्टेड एंड इनटू वे फॉरवर्ड, इनटू द रोड अहेड। तो सिंपल टॉपिक था, छोटा टॉपिक था, और ये टॉपिक आपका मेंस का है।
GS 1 में ज़्यादा। 1.6 द कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। रिसेंटली कुछ डेटा निकल के आया था। कंज्यूमर कमीशंस के अंदर जो पेंडेंसी है ना, उसमें एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिला था। तो ये डेटा है, डेटा आपकी चॉइस होती है, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ करोगे। बट न्यूज़ तो यही है कि भाई मतलब वो कह रहा है कि उपभोक्ता जो होते हैं उनकी जो शिकायतें वगैरह होती है ना उस कमीशन में, उन शिकायतों का नंबर थोड़ा सा कम देखने को मिला था। तो दिसंबर 2022 में जो शिकायतें 5.55 लाख थीं वो कम होकर सितंबर 2023 में 5.45 लाख हो गई थी। तो आप देख लो कितना डिफरेंस है एक साल में। कंज्यूमर कौन होता है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिफाइन है, ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। वी ऑल आर कंज्यूमर्स। बस एक डिफरेंस ये होता है कब आप किसी चीज़ को रीसेल या कमर्शियल पर्पज़ के लिए करते हो तो आप एक कंज्यूमर नहीं कहलाते। तो एक कंज्यूमर के, एक उपभोक्ता के हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से कुछ अधिकार दिए गए हैं और उसको कुछ जिम्मेदारियां भी दी गई है कि भाई उस कंज्यूमर को अधिकार है इन्फॉर्मेशन का कि क्या प्रोडक्ट खरीद रहा है, क्या एक्सपायरी डेट है, उसमें क्या कंटेंट यूज़ किया गया है ना, उसने कोई अपील की उसकी बात को सुना जाना, उस द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, द राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज़, राइट टू रिड्रेस ऑल्सो, ये सब अधिकार दिए गए हैं। कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। पहली जिम्मेदारी यही है कि भाई अपने अधिकारों का आप पालन भी करें, है ना, एंड कंप्लेंट्स वगैरह लगाएं अगर आपको लगता है कि कोई जिम्मेदारी की बात हो उसमें। बिल ज़रूर मांगे, है ना। क्वालिटी कॉन्शियसनेस के ऊपर काम करें। आप जो भी प्रोडक्ट खरीदें उसमें ध्यान रखें कि उसमें कोई फेकनेस ना हो, उसमें कोई डुप्लीकेट मटेरियल का इस्तेमाल ना किया गया हो। जो भी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं ना उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी ना हो। एंड कोई भी जो ज़िम्मेदार उपभोक्ता होता है ना वो आंखें बंद करके किसी भी चीज़ को परचेज़ नहीं करता। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें, सिंपल सी बातें, वी ऑल आर अवेयर ऑफ देम, दिस इज़ जस्ट सिंपल रिवीजन काइंड ऑफ थिंग। तो भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट ही क्यों आती है? कंज्यूमर को जब हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो तब होता है जब उसके बाद वो अपनी इन्फॉर्म चॉइसेस पे काम कर सकता है। व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज़ रिक्वायर्ड बाय देम। वो डिफेक्टिव या डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत जब हो जाती है ना, कभी डिमांड भी हो जाती है, कभी कभी पीपल प्रेफर ऑल्सो समटाइम्स, बट व्हेन वी गिव द प्रोटेक्शन टू देम, वी टेल देम आपके राइट्स क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, देन ये जो डिमांड होती है कम हो जाती है। देन पीपल गो फॉर द क्वालिटी प्रोडक्ट्स। उनकी कंप्लेंट्स को सुन लेना, है ना, और जो भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है उसका प्रचार अच्छे से करना। चेकिंग द मॉल प्रैक्टिसेस, प्रिवेंट एंड कॉम्बैट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कोई ये भी ऐसी चीज़ जो गैर कानूनी तरीके से उनकी ब्लैक मार्केटिंग करना ना, इकट्ठा कर लेना, फिर जब महंगाई होती है उसको बेचना, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, कभी कभी कुछ जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, एड्स आती हैं, वो बहुत गलत चीज़ें बताती हैं। जैसे कुछ समय पहले आप लोगों ने सुना होगा फेयर एंड लवली की ऐड आया करती थी। कितने समय से वो एक गाइडेंस देते थे कि इससे फेयरनेस इंक्रीज़ होती है, उन्होंने एक स्केल भी निकाल दिया था, बट ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में इसके ऊपर बोला गया कि ये तो एक रेसिस्ट मार्क है फेयर एंड लवली का, तो अब उन्होंने चेंज कर दिया इसको, कुछ ग्लोई एंड लवली समथिंग नाम चेंज कर दिया उन्होंने उसका। ग्रीवेंस रिड्रेसल, शिकायत का भी निवारण करना, है ना, और ये सब चीज़ें होती है तो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ तो जाहिर सी बात होगी, मार्केट इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो ओवरऑल ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करता है। तो भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास बहुत मेजर एक एक्ट है, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और इसी एक्ट के अंडर हमने 2021 में रूल्स भी बनाए थे, इसी एक्ट के अंदर बनते हैं। एक प्रोजेक्ट भी था जिसमें हम लोगों ने इस कंट्री के अंदर वी हैव वर्कड ऑन द कंज्यूमर फोरा जो पूरा है ना उसको सबको कंप्यूटराइज करने का एक्ट था। फिर हम लोगों ने पोर्टल बनाया था इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस एड्रेस मैकेनिज्म। ग्रीवेंस का मतलब जो शिकायत वगैरह होती है उन सब के निवारण के लिए। ई दाखिल पोर्टल भी बनाया गया था कि किसी भी तरह की उन लोगों को कंट्री में जो फॉरम वगैरह होते हैं ना उनको इधर से उधर जाना ना पड़े। फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी कि अपने जो भी इनको रेलिवेंट कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट होगी वो ऑनलाइन मिल जाता है अब इनको। सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं। अब ये सर्टिफिकेशन जो होते हैं आपने सुने होंगे, ISI का मार्क होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर, एग मार्क एग्रीकल्चर वालों पर होता है ना, BIS का होता है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का हॉल मार्क होता है गोल्ड ज्वेलरी पर। तो बेसिकली जो BIS होता है ना ये आता है हमारा विच कम्स अंडर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO के अंदर। तो ये जनरली सारे इंडस्ट्रियल और स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करता है सर्टिफिकेशन। जो ऊन होती है, ऊन वूल, उसके लिए वूल मार्क होता है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली के लिए इको मार्क होता है। फूड एंड सेफ्टी का जो होता है FSSAI का FPO। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इंडिया ऑर्गेनिक का ये मार्क होता है। यू हैव सीन दिस थिंग। ये स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, एश्योरेंस होता है एक। प्रॉब्लम ये होती है कि इस तरह के केसेस बहुत सारे पेंडिंग चल रहे हैं, है ना। जैसे ओवरऑल तो 5 करोड़ से ऊपर केसेस चल रहे हैं, वो नॉर्मल अपने जो सिविल और क्रिमिनल केसेस होते हैं कोर्ट के, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन के भी अपने अपने केसेस होते हैं, बहुत सारे पेंडिंग चल रहे हैं। और जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर वगैरह होता है ना, उन सब में अपने आप में वैकेंसीज़ हैं। वी नीड मोर मैन पावर ऑल्सो, खास करके पुणे और दिल्ली में। देन देर आर इशू, किसका रोल क्या होगा, किसकी क्या पावर होगी। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ को लेकर के।
टॉकिंग अबाउट द राइट्स वर्सेस द ड्यूटीज़, किसका अधिकार क्या है, किसकी जिम्मेदारियाँ क्या है ना। ऐसे भी कहते हैं ना कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक चीज़ होती है, वो तो फंडामेंटल होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द कंज्यूमर ना, देखो स्टार्टिंग में देखा ना हमने, देयर आर सर्टेन राइट्स गिवन बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, देन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑल्सो टॉक्स अबाउट सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं आपकी, कुछ ड्यूटी भी होती हैं, इनमें बैलेंस क्रिएट करना अपने आप में, है ना। ओवरऑल हम क्या कर सकते हैं भाई, एडवर्टाइजमेंट को ध्यान में रखें, किस मैन्युफैक्चरर का, किस डिस्ट्रीब्यूटर का, कौन सी कंज्यूमर है। तो आजकल तो लोग कंपैरेटिवली ज़्यादा लिटरेट है ना, दे कैन थिंक ऑफ रीडिंग द कंटेंट्स, जैसे कि कुछ जो ईटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें उनका कंटेंट क्या इस्तेमाल किया गया है ना, सेफ्टी क्वालिटी में, कि भाई वो जो कंपनी है वो अपनी क्वालिटी के ऊपर ध्यान रख रही है कि नहीं, खास करके जो फूड वाले और जो कॉस्मेटिक्स के आइटम्स होते हैं। आर पीपल अवेयर, लोगों को पता है कि उनके कंज्यूमर के कैसे कैसे राइट्स हैं, क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। तो गवर्नमेंट इसमें NGOs की हेल्प ले सकती है लोगों को जागरूक करने के लिए, जैसे जागो ग्राहक जागो का एक कैंपेन भी चलाया गया था, ऐसी भी चीज़ें पे काम कर सकते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट के ऑपरेशंस होते हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, किस तरह की क्या योगदान उनको करना होगा। तो रेगुलेशन की जा सकती है ना, कंज्यूमर की ड्यूटीज़ एक्सक्लूसिवली हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि भाई आपकी ये ड्यूटीज़ होंगी, आपको बिल लेना ही लेना है। तो ये जो था ना बिल वाला, इंसिस्ट ऑन बिल, इस बिल के ऊपर दोबारा से कैंपेनिंग स्टार्ट हुई है, द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड टू डू इट अगेन, कि सबको अपना बिल लेना चाहिए। क्योंकि जब हम बिल ले लेते हैं तो अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे जमाइकन गवर्नमेंट ने राइट्स और ड्यूटीज़ जो है ना बहुत अच्छे से पब्लिश किए हुए हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो इंडिया इस पर काम कर सकता है। जब हम बिल नहीं लेते हैं ना, आप दुकानदार से बिल नहीं लेते हो, तो क्या करता है कि दुकानदार ना उस प्रोडक्ट को ऊपर कोई टैक्स भी नहीं लेता आपसे। भाई कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 10% उसके ऊपर टैक्स लग रहा था, दुकानदार अपनी जेब से नहीं देगा टैक्स 10 रुपये का, ठीक है। तो क्या करता है कि वो उसको पास कर देता है कंज्यूमर के ऊपर 111 का। अब कंज्यूमर बोलता है कि अरे यार 100 रुपये की चीज़ मिल जाए तो बढ़िया है, कौन देगा 10 रुपये। तो कंज्यूमर के थ्रू भी और वाया इवन द मर्चेंट ऑल्सो ना बहुत बार ना टैक्स की बचत की जा रही होती है। अब टैक्स तो यूँ बचाना भी चाहिए देखा जाए तो, लेकिन चीज़ें जब महंगी पड़ जाती है तो लोग कुछ ना कुछ तरीके निकाल लेते हैं, लूप होल्स निकालते हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप बिल ज़रूर लें, और फिर बिल का लेने का मतलब सिर्फ टैक्स से बचना ही नहीं होता है, वो तो एक चीज़ हो गई, उससे वैलिडिटी हो जाती है ना, उसकी वारंटी भी प्रूव होती है, किस दिन लिया, किससे लिया, कल को कोई कंप्लेन करनी होती तो उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें भी कनेक्टेड होती हैं। तो बिल के बहुत सारे पर्पज़ होते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना ईजी होता है, ऑल दीज थिंग्स। सो दिस टॉपिक अगेन हैज़ रेलेवेंस मेजरली विद योर मेंस एग्जाम, नॉट विद द प्रीलिम्स। रिसेंटली जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें मोर देन 20 क्वेश्चंस थे जो इन गिवन माइंड मैप से डूएबल थे। अगर आपको भी इस तरह के माइंड मैप्स कलेक्ट करने एंड यू वांट मोर देन 900 ऑफ सच माइंड मैप्स जो आपको एग्जाम में एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं, देन डाउनलोड लिंक ऑफ ऑल दीज 900+ माइंड मैप्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। Next topic we have is the Scheduled Tribes and the Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006। रिसेंटली ऐसा बताया गया था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर जो क्लेम जाते हैं ना उसमें से 40% रिजेक्ट हो गए थे। हम लोग जानेंगे फॉरेस्ट राइट का मतलब क्या हो गया। भाई वहाँ पर रहने वाले, जंगल में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका कुछ अधिकार होते हैं जंगल के ऊपर किसी चीज़ को लेकर के, ये हमने डिफाइन भी किया है डिफरेंट चीज़ों में। तो उसको लेकर के हमने एक एक्ट बनाया हुआ है। अब एक्ट में जब वो कभी कभी क्लेम करते हैं भाई मेरी ज़मीन है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो क्लेम जाते हैं, वो क्लेम्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत हद तक रिजेक्ट कर दिए गए हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। सेक्शन 3 जो है इसका वो बताता है कि भाई फॉरेस्ट में जो रहने वाली जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं। अब उनके टाइप ऑफ राइट्स होते हैं, कुछ उनके इंडिविजुअल एक व्यक्ति का एक अधिकार होता है, कुछ उनकी कम्युनिटी के भी राइट होते हैं, है ना। बहुत हद तक ये चीज़ें ना ट्रेडिशनल और कस्टमरी बाउंड्रीज में भी आती हैं, ऑनरशिप एंड को लेकर के। तो फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको राइट्स मिलते हैं इस एक्ट से, है ना। कुछ डिस्प्लेस कम्युनिटीज़ होती हैं, उनको एक जगह से हटाया जाता है जंगलों में भी, उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कम्युनिटी के राइट्स होते हैं। कभी वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट करना होता है तो डेवलपमेंट के ऊपर उनको अधिकार दिए जाते हैं, है ना। कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जंगल की भी, कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज की भी। तो बहुत सारे राइट्स जो है ना वो सब इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर आते हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। पूरा नाम तो इसका थोड़ा बड़ा है, ये प्रीलिम्स में पहले आ चुका है आपका और मेंस में भी। अब हो क्या रहा है ना सीन यहाँ पर कि सभी स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि इस एक्ट की सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। ग्राम सभा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनका काम होता है कि सारे के सारे प्रोसेस को इनिशिएट करने का। तो ग्राम सभा एक मेन अथॉरिटी होती है फॉरेस्ट राइट एक्ट में। फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर अगर आपको ज़मीन का कोई टाइटल दिया जाता है कि भाई ये ज़मीन आपकी है, तो वो एक क्लियर आपके लिए कानूनी टाइटल बन जाता है, ठीक है। लैंड राइट्स जो इस एक्ट के द्वारा दिए जाते हैं वो हेरिटेबल होते हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, बट नॉट ट्रांसफरेबल और एलियनेबल। ये दो डिफरेंशिएशन याद रखना बस। आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते वो लैंड का जो राइट्स होते हैं, ठीक है, और वो हेरिटेबल होते हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं।
फिर कभी कभी वहाँ पर स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स बनाने होते हैं, तो उसके लिए भी फॉरेस्ट लैंड का इस्तेमाल करती है सरकार। अब इस प्रोसेस में ना 3 अप्रूवल का प्रोसेस की अभी होता क्या है ना, देखो सरकार ने कहा कि हमें यहाँ पर एक स्कूल बनाना है उस फॉरेस्ट के पास, तो कुछ लोगों ने कभी कम्युनिटी ने आके बोला कि यहाँ तो हमारा राइट है, ठीक है, और हम लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब आधी से ज़्यादा बार तो उन लोगों को यही नहीं पता होता कि सरकार ने ऐसा कानून बना रखा है कि जिसमें आपको फॉरेस्ट का राइट मिलेगा। तो कभी कभी ना कुछ एजेंसीज़, कुछ इंडस्ट्रीज़, प्राइवेट इंडस्ट्री इस चीज़ का मिसयूज़ कर लेती हैं, ज़मीन खरीद लेती हैं लड़ झगड़ के, ज़्यादा पैसा देकर, लालच दे करके। तो कानून ही कहता है कि नहीं, उनका अधिकार छीन नहीं सकते। बाद में अगर कोई जाते हैं कंप्लेन करते हैं कि हमारी ज़मीन को ऐसे छीन लिया गया, तो वही सब ये क्लेम होते हैं। सरकार बोलती है कि नहीं, हम यहाँ से एक वो बनाएंगे, एक नेशनल पार्क की एक बाउंड्री बनाएंगे। वो बोलते हैं कि बाउंड्री बनाओगे तो हम इसके अंदर आ जाएंगे, पर हम तो ओपन में थे। ऑल दिस थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग। तो उनके लिए कुछ क्लेम के अप्रूवल के प्रोसेस होते हैं। तो ग्राम सभा होती है, वो स्टार्ट करती है पूरे प्रोसेस को कि भाई आपका क्लेम क्या है, इंडिविजुअल का हो चाहे कम्युनिटी का हो। वो व्यक्ति जाएगा ग्राम सभा के पास, एक पिटिशन फाइल कर सकता है, सब डिवीज़न लेवल कमेटी पर भी, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी के पास भी जब बात जाती है ना, तो उनका जो डिसीजन होगा ना कि भाई आपका कितने रिकॉर्ड्स हैं, जो आपका फॉरेस्ट का राइट है नहीं, वो फाइनल होता है। आर्टिकल 244 बात करता है शेड्यूल्ड एरियाज़ की, है ना। और हमारे पास नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स होते हैं। इन सब में फॉरेस्ट राइट एक्ट एप्लीकेबल होता है। कंसर्न क्या होते हैं? लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे लोग उस एरिया में जो रह रहे होते हैं वो बहुत सारे अनएजुकेटेड भी होते हैं, है ना। तो सरकार बोलती है कि सरकार ने कहा कि भाई वो एक शेड्यूल्ड ट्राइब होना चाहिए, ठीक है। उस जंगल के अंदर वो 2005 से पहले का रह रहा हो, है ना, और अपने जीवन का व्यापन करने के लिए वो जंगल के जो चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उन पर डिपेंडेंट हो। सरकार बहुत सारी चीज़ें कंडीशन रखती हैं। तो बहुत सारी एप्लीकेशन की रिजेक्ट इसलिए हो जाती है, वो अपनी ज़मीन वापस नहीं ले पाते क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते इन चीज़ों का। वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 70% जो क्लेमेंट्स थे ना, वो उनको अप्रूवल मिला था फॉर ए लेसर एक्रिएज। चीज़ें डिमांड कुछ होती, मिलती कुछ हैं। ग्राम सभा को पता नहीं होता बहुत सारे क्लेम्स के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर में 2021 सितंबर से 2023 मई तक उन्होंने बताया गया था कि बहुत सारे 92% क्लेम्स तो राज्य ग्राम सभा ने खुद ही डिक्लाइन कर दिए थे, क्योंकि ग्राम सभा को अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बहुत सारे लोग इलिटरेट होते हैं, उनको पता नहीं होता कि प्रोसीजर क्या होगा क्लेम फाइल करने का। फिर फॉरेस्ट लैंड को इरेगुलर तरीके से एनक्रोच कर दिया जाता है, मिसयूज़ करते हैं ग्राम सभा के अप्रूवल का। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं वो क्लेम भी झूठा भी लगा सकते हैं। तो दोनों साइड से पॉसिबल है। जिसने इनक्रोचमेंट किया वो झूठा भी तो हो सकता है ना, वो झूठा क्लेम भी तो लगा सकता है। तो बहुत सारी बार ऐसा भी देखा गया था कि कमिटीज़ के नाम पर मिसयूज़ किया जाता है पंचायत बॉडीज़ का, है ना। तो टाइटल्स वगैरह दिए जाते हैं। तो एक एग्जांपल्स भी हैं, टाइटल्स दिए गए थे 10 गाँव में गोंडिया डिस्ट्रिक्ट के, है ना, उनको इशू किया गया था पंचायत के नाम पर, बल्कि ग्राम सभा के नाम पर करना चाहिए था। तो मिसयूज़ हो रहा था ना पंचायत एंड ग्राम सभा। कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाती स्टेट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, स्टेट कमेटी। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, फॉरेस्ट, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, मिनिस्टर, गवर्नमेंट, कोऑर्डिनेशन सब में नहीं है। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का हम लोग डिस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, तो बहुत बार जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर आते हैं जंगलों को काट दिया जाता है। कुछ अच्छे एग्जाम्पल थे, जैसे कि नीमगिरी फॉरेस्ट का एग्जाम्पल हर बार यूज़ किया जाता है ना। डोंगिया कोंड आदिवासी थे, उन्होंने अपने एक्ट का इस्तेमाल करके वहाँ पर वेदांता की जो बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट था ना, उसको रिजेक्ट करवा दिया था। फिर ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन का भी केस आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ग्राम सभा होगी ना, वो फाइनल डिसीजन लेगी प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो इस एक्ट के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में। अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने जो भी प्रॉब्लम देखी कि स्टेट्स को ना सेंट्रल गवर्नमेंट एक डायरेक्टिव दे सकती है कि भाई आप रिव्यू करते रहो टाइमली, हाँ, कि इतना ज़्यादा रिजेक्शन क्यों हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ मिसयूज़ हो रहा है उसका। तो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट से सीख सकते हैं। तो ओडिशा गवर्नमेंट का एक मो जंगल जमी योजना आई थी ना, उसमें उन लोगों को जो भी बेनिफिशरीज थे उनको ओनरशिप और लैंड का एक्सेस वगैरह प्रोवाइड किया था सरकार ने। तो एक अच्छा स्टेप था। बाकी स्टेट इस तरह की स्कीम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, है ना, फॉरेस्ट राइट कमेटीज़ वगैरह के तहत भाई क्या रेगुलेशंस हैं, क्या रूल्स हैं, कैसे इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। ग्राम सभा को एजुकेट कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है, उनकी इन्फॉर्मेशन को ट्रेन किया जा सकता है। फिर विमेन, है ना, सिविल सोसाइटी, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों को और जागरूक करने के लिए। ये टॉपिक दोनों जगह इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, दोनों जगह पर इसका रेलेवेंस है। नाउ वी विल कवर द न्यूज़ इन शॉर्ट सेक्शन। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को बोला कि ये अनलॉफुल एसोसिएशन है, दिस कम्स अंडर UAPA। देखो UAPA हम मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके हैं, न्यूज़ इन शॉर्ट में ना एक्चुअल में ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब UAPA अपना पूरा एक्ट इन्होंने पूरा डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन किया भी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आसान भाषा में ये समझ लो कि हमारे देश में एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को, इंडिविजुअल को भी और किसी एसोसिएशन को, किसी ग्रुप को भी हम
डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो गैर कानूनी है एज़ पर, अगर वो किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है तो उसको डेथ सेंटेंस भी मिल सकता है। ठीक है, ट्रिब्यूनल के पास भी वो जा सकते हैं उसको, जब हम अनलॉफुल डिक्लेयर किया था तो ये सब चीज़ें हैं। उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, अभी टॉपिक डिटेल में ना गिवन ही नहीं है, मैं कितना इसको एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, टेररिस्ट एक्ट को उन्होंने डिफ़ाइन भी किया हुआ है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR। अब एक रिपोर्ट है, 282nd रिपोर्ट है, इसका नाम है अमेंडमेंट इन सेक्शन 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 फॉर इनेबलिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। 22nd लॉ कमीशन ने अपनी 282nd रिपोर्ट में इस चीज़ के बारे में बात की थी कि हम लोग चाहते हैं, और ये उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। उन्होंने कहा कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना चाहते हैं ना EFIR का, उसको फेज्ड मैनर में कर सकते हैं। ठीक है, तो EFIR को हम लोग 2 तरह के एक्ट्स में कर सकते हैं, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे उनके लिए स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर पनिशमेंट अप टू 3 years हो, और उसके अलावा बाद में हम लोग नॉन कॉग्निजेबल में भी कैसे जंप कर सकते हैं, उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं। अभी स्टेट इस लिस्ट को एक्सपेंड भी कर सकता है ना। प्रिवेसी का ध्यान रखना है, किसने कंप्लेन की थी, और हम वेरिफिकेशन ज़रूर करेंगे कि ऐसा पता चले कि किसी ने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी तो उसको पनिश भी करेंगे। तो कंप्लेन टू बी मतलब EFIR करेंगे हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, और कंप्लेन कर सकते हैं नॉन कॉग्निजेबल के लिए। FIR और कंप्लेन दोनों अलग अलग है ना। तो बेसिकली आप कंप्लेन का मतलब इन्होंने यहाँ पर बताया भी हुआ, ये सारा लीगल टर्म्स है, तो मैं इसमें जो लिखा हुआ है वो आपको बता रहा हूँ। कोई एलिगेशन लगाना किसी पर ओरली, है ना, राइटिंग में देना मजिस्ट्रेट को कि भाई इसके तहत आप इसके व्यक्ति के प्रति आप कोई एक्शन लीजिए। तो अभी के लिए ये है। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट के पास पावर है, वो लिस्ट को चाहे तो फ्यूचर में एक्सपेंड भी कर सकती है। तो लोगों के लिए FIR फाइल करना थोड़ा ईजी हो जाएगा, है ना। टाइमली उनको अपनी कंप्लेन का स्टेटस पता चल जाएगा क्या कुछ हो रहा है। सेंटर क्लेम्स आधार एज द मोस्ट ट्रस्टेड डिजिटल ID इन द वर्ल्ड। आधार क्या होता है सबको पता है। ठीक है, एग्जाम में प्रीलिम्स में भी आ चुका है, मेंस में भी आ चुका है। 12 नंबर का डिजिट होता है, एक डिजिटल ID होती है आपकी। तो कुछ क्लेम्स दिए गए थे कि भाई काफ़ी फूल प्रूफ है ये ID हमारी, यूनिक है, रैंडम नंबर्स होते हैं, आर्किटेक्चर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग माना गया है ना। 100 मिलियन ऑथेंटिकेशन एक दिन में हैंडल कर सकता है, सिक्योरिटी 2 लेयर्ड है इसमें, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का एग्जाम में क्वेश्चन आया था मेंस में, उसमें भी आधार का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कल तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स भी आ गए हैं, जन धन, आधार मोबाइल, ट्रिनिटी भी, वन नेशन वन राशन कार्ड, PM किसान, कोविन, फेस ऑथेंटिकेशन, वी आर यूजिंग दिस थिंग एवरीवेयर। वो काफ़ी सिक्योर माना गया है इसको। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने कुछ अमेंडमेंट्स दिए थे केबल टेलीविजन नेटवर्क के रूल्स में। ठीक है, डो नॉट स्टडी दिस थिंग, बस ये इतना ही याद रखना। मैंने जानबूझ के अंडरलाइन नहीं किया इसको कि कोई पॉइंट नहीं था उसका पढ़ने का, क्योंकि ना ये वाला जो टॉपिक होता है ना, कुछ ये जब डिटेल में आते हैं ना तब उसका रेलेवेंस ज़्यादा होता है। तो उन्होंने बस इतना बताया कि भाई उन्होंने कुछ हल्के बहुत चेंजेस किए, अभी वैसे भी वो नोटिफाई किए गए थे। सारना कोड क्या होता है, ये झारखंड गवर्नमेंट कह रही है कि जो ट्राइबल्स हैं ना उनके लिए सारना कोड का इस्तेमाल किया था, उसको थोड़ा रिकॉग्नाइज़ किया जाए। तो ये कुछ लोग होते हैं जो वर्शिप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो अपने आप को हिंदू तो नहीं मानते, लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत दशकों से हमारी एक सेपरेट अलग तरह की हमारी एक धार्मिक पहचान है। तो सर्वे इनको बोलता है अदर्स, रिलीजन कॉलेज में वो अदर्स में अपना टिक करते हैं। तो ये लोग कोई आइडल वर्शिप नहीं करते, है ना, वर्ण सिस्टम को नहीं मानते, है ना, और ये स्वर्ग नर्क को भी नहीं मानते हैं। तो सारना का फेथ में बात करते हैं वो लोग जल की, जंगल की और ज़मीन की। तो ये आप लोगों ने मूवी देखी ना, RRR जो मूवी आई थी, RRR, जल जंगल ज़मीन के बारे में, उसमें भी बात की गई थी। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है ये। वो पेड़ों का पूजन करते हैं, पहाड़ों का पूजन करते हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो झारखंड गवर्नमेंट बोल रही है भाई इनको थोड़ा रिकॉग्नाइज़ किया जाए, है ना, ये अपने इनके रिलीजियस कोड होते हैं, सारना कोड, दैट्स इट। तो वी हैव कवर्ड द पॉलिटी सेक्शन। तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, सेकंड पार्ट में वीडियो को थोड़ा लेट आएगा इस बार। ठीक है, इट माइट कम अराउंड 28 नवंबर, पहले उससे पोस्ट कर नहीं पाऊँगा, आई विल बी ट्रैवलिंग। और तो अगर कोई कमेंट सेक्शन में पूछे तो आप लोग प्लीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग ना वीडियो देखते हैं नहीं और पहले ही पूछने लग जाते हैं सेकंड पार्ट का है, थर्ड पार्ट का है। आएगा, दिस इज़ अ प्रॉमिस। थोड़ा सा डिले हो सकता है बस बिकॉज ऑफ माई प्री प्लान ट्रैवल शेड्यूल। थैंक यू वेरी मच।